हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के ऑल चैप्टर्स समझने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बुक के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इस बुक के अंदर टोटल हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वो है कम्युनिकेशन के बारे में, उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। देन हम बिजनेस राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज के बारे में बात करेंगे चैप्टर 2 में। देन चैप्टर 3 में बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। चैप्टर 4 है लीडरशिप, टीम बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देन चैप्टर 5 है नेगोशिएशन स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ नेगोशिएशन। तो ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं इस एक वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं? उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी। अगर हम पर्सनैलिटी को आसान शब्दों में समझे तो ये किसी भी इंसान के उन फीचर्स और क्वालिटीज का एक कॉम्बिनेशन है जो टाइम के साथ बदलते नहीं है, ठीक है, बल्कि स्टेबल रहते हैं। इस स्टेबिलिटी में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली है आपकी ओरिजिनलिटी, यानी आपका अपना अनोखापन, और दूसरी है कंसिस्टेंसी, आपका हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव करना, ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि अगर किसी इंसान का बिहेवियर स्टेबल है तो आप बड़े आराम से फोरकास्ट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में क्या, मतलब कि मतलब टाइम में या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सनालिटी बनती कैसे है? तो इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है। इस पर आपकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपकी जीन्स, आपकी फैमिली, आपकी सोशल सर्कल और जिस कल्चर या सोसाइटी में आप रहते हैं, उन सभी चीज़ों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छी पर्सनैलिटी होना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ढंग से चलाने के लिए एक इंसान की अपनी खुद की ग्रोथ और एडवांसमेंट के लिए जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी सही ढंग से बात करना। और दूसरा, आज के इस दौर में हम एज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। आज के जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, जो भी बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, ये इस बात पे सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। तो बातचीत करना सिर्फ बिज़नेस के लिए ही नहीं, बल्कि हम इंसानों के ज़िंदा रहने और सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है, ठीक है। और अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो तो हमारे लिए अपनी लाइफ को सस्टेन करना या चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए और लोग अपनी बात को ढंग से समझाएँ, इसके लिए आपको पेर्सुएसिव अप्रोचेस, यानी थोड़ा प्रभावशाली और मनाने वाले तरीके अपनाने पड़ते हैं, ताकि लोग आपके ऑफरिंग्स को, आपकी प्रोडक्ट्स को या आपके थॉट्स को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर या लेसन का मकसद यही है कि हम ये समझ सकें कि हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू है। इसमें हम अलग-थलग थ्योरीज़ और प्रैक्टिसेस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये लेसन हमें बताता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। इसमें हम सिर्फ बोलना ही नहीं सीखते, बल्कि रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन दोनों में एक्सपर्ट एक्सपर्ट बनना सीखते हैं, ठीक है। इसके साथ ही विजुअल एड, साइंस, सिंबल, बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज, यानी बिना बोले जो इशारे हम करते हैं, उनका सही यूज़ कैसे करना है, ये भी इसमें सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, जब हम अलग-अलग कल्चर्स के लोगों से बात करते हैं, जिसे हम इंटरकल्चर एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं, तो उसमें कई बारीकियाँ होती हैं और उन थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ये लेसन हमें वही सिखाता है, ठीक है। इसका अल्टीमेट गोल है कि आपके अंदर एक सेल्फ एश्योरेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो अच्छी हों, ठीक है।
और कम्युनिकेशन के रास्ते में आने वाले सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, वो ख़त्म हो सकें और ओवरऑल आपकी एक बेहतरीन कैरेक्टर डेवलप कर सकें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम इस टॉपिक पे बात करें तो हम इंसानों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर होता है। हम लोगों से मिलने जुलने और इंटरेक्ट करना पसंद होता है। हम अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से हम अपने घर वालों, दोस्तों, टीचर्स और साथ काम करने वालों को कोवर्कर्स के साथ अपनी पर्सपेक्टिव्स और कॉन्सेप्ट को शेयर करना पसंद करते हैं। ठीक है, और हमें शेयर करना भी पड़ता है। इसके साथ ही हम इंसान बहुत सारे इमोशंस से गुजरते हैं, जैसे गुस्सा, प्यार या दया या खुशी। ठीक है, जब हम इन्हीं पर्सपेक्टिव, आइडियाज़ और इमोशंस को आसपास शेयर करते हैं तो इसी पूरे प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है। ओके, हम इंसानों की ये एक लगातार कोशिश रहती है कि हम अपने दिमाग में चल रहे आइडियाज़ को शब्दों में ढालकर दूसरों तक पहुंचा सकें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। कम्युनिकेशन पर इतनी सारी रिसर्च होने के बाद भी आज भी बहुत से लोग को दिक्कत आती है जब उन्हें एक अच्छा या इम्पैक्टफुल रिटन डॉक्यूमेंट लिखना हो। ठीक है, या फिर अपने वर्क प्लेस या ऑफिस में ढंग से बातचीत करनी हो। हमें लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन एक ऐसा फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हमारा मतलब कि हमारे सारे सेंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बोलना, देखना और सुनना, टच करना और सूंघना और यहाँ तक कि टेस्ट करना भी। ठीक है, हम इंसान अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर, ईमेल्स के जरिए या फिर नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि हमारे हाथों के इशारे, गेस्चर, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है, इसका एक आसान एग्जांपल समझें तो जब आप अपने किसी जान पहचान वाले को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो वो एक तरफ से मतलब एक तरह का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो असल में आप अपनी लाइफ की एक स्पेसिफिक टाइम पर हुई बातों को एक कहानी या सीक्वेंस में सुना रहे होते हैं। ओके, आज के दौर में सेल फोन्स का यूज़ और डिजिटल कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम चाह कर भी अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसकी बात करें तो क्या आपको पता है कि ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये आया कहाँ से है? एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड कम्यून से बना है, जिसका मतलब होता है कॉमन, यानी साधारण या एक जैसा। जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन बिल्ड करने की। ठीक है, यानी जो बात एक इंसान बोल रहा है दूसरा उसको बिल्कुल वैसे ही समझे, इस चीज की कोशिश रहती है हमारी। अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का एक सिस्टमेटिक एक्सचेंज है। इसमें लोग ना सिर्फ इंफॉर्मेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या आइडियाज को एक दूसरे से बदलते हैं, बल्कि उनके बीच में एक म्यूचुअल कॉम्प्रिहेंशन यानी आपसी समझ का होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, नेचुरली कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग का होना मैंडेटरी है। एक होता है सेंडर जो मैसेज भेजता है, दूसरा होता है रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने में रखने की है कि कम्युनिकेशन तब तक सक्सेसफुली नहीं मानी जाएगी जब तक आइडियाज़ या सिंबल्स के ट्रांसफ़र से दोनों के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ना बन जाए। ठीक है, अगर सामने वाले को आपकी बात समझ ही नहीं आई तो वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। अब थोड़ा इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और बड़े एक्सपर्ट्स के व्यू को देखते हैं। तो लेट 1930s में एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट चेस्टर बेनेट ने कम्युनिकेशन पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन एक ऐसी डायनेमिक फोर्स है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और उसके काम करने के तरीके को बदल सकती है।
उनका मानना था कि जब भी लोग मिलकर कोई कलेक्टिव काम करते हैं तो कम्युनिकेशन उसका सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती और ना ही अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। एक और बड़े थिंकर्स सर जॉन हैरवे हैं। जॉन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन दुनिया का सबसे क्रूशियल टैलेंट या स्किल है। ठीक है, आज के टाइम में जो भी कंपनीज प्रोफेशनलिज्म और अच्छे रिजल्ट्स चाहती हैं वो हमेशा ऐसे मैनेजर्स को ढूंढती हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कन्विंसिंग और इफेक्टिव हो। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च में ये देखा गया है कि एक मैनेजर का लगभग 90% टाइम सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन में ही निकलता है। ओके, तो आगे हमें जानना है डेफिनेशंस एंड नीड फॉर कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट और इन्वॉल्वमेंट यानी एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर चलना और उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल करना, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से कम्युनिकेशन पर ही टिकी हुई हैं। अब अगर हम कम्युनिकेशन को और गहराई से समझें तो चलिए दुनिया के कुछ बड़े स्कॉलर्स और थिंकर्स की डेफिनेशंस को देखते हैं जिन्होंने उसको अलग अलग नज़रियों से समझाया है। सबसे पहले हैं न्यूमैन एंड समर। उनका मानना है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल सिंपल है। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इमोशंस का एक सीधा एक्सचेंज है। दूसरी तरफ एलिन लुइस इसको थोड़ा और बड़े लेवल पर देखते हैं। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन उन सभी चीज़ों का सम या टोटल है जो एक इंसान दूसरे के दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए करता है। उन्होंने इसको एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है, अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ का एक पुल। ओके, उनका कहना है कि ये लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का एक बड़ा ही सिस्टमेटिक और लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो अब अगले जो थिंकर हैं वो हैं फ्री बेटन, फ्रीडमैन एंड क्रिप्स। इनकी डेफिनेशन बहुत शॉर्ट और क्रिस्प है। वो कहते हैं कि मैसेज को इस तरह से मैनेज करना ताकि उनका एक सही मतलब या मीनिंग निकल सके, वही कम्युनिकेशन है। इसके बाद ब्रेसलिन एंड स्टिगनर, उनका नज़रिया थोड़ा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स, ग्राफ्स से अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, इमोशन और स्किल्स को सामने वाले तक प्रोजेक्ट करने का एक तरीका है। और पांचवें हैं जॉन एडर। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन असल में एक इंसान की वो एबिलिटी या खासमता है जिसमें मतलब जिसे वो दूसरे से कनेक्ट, मतलब एक कांटेक्ट बनाता है जिसके थ्रू और अपनी बात को सही तरीके से समझाता है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जहां लोग सिंबल्स के एक कॉमन सेट के जरिए आपस में मीनिंग एक्सचेंज करते हैं। तो इन सारी डेफिनेशंस को अगर हम एक साथ जोड़ कर देखें तो हमें समझ आता है कि कम्युनिकेशन एक मैथडोटिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, रिसेप्शन यानी रिसीव करना, कॉम्प्रीहेंशन यानी समझना शामिल होता है। ठीक है, और इसके लिए हम वर्बल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, विजुअल डिपिक्शन और बॉडी लैंग्वेज जैसे नॉन वर्बल क्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, नीड फॉर कम्युनिकेशन, यानी आखिरकार आज के टाइम में इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों है। तो आज का जो कंटेम्प्रेरी बिजनेस लैंडस्केप है, यानी आज का जो मॉडर्न मार्केट है, वहाँ चाहे कोई भी छोटी शॉप हो या फिर कोई बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी हो, हर किसी के लिए एक इफेक्टिव, एफिशिएंट और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। फेमस मैनेजमेंट एक्सपर्ट कुंट्स और विच रिच का कहना है कि एफिशिएंट कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस और उनकी इफेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इसके ज़रिए उन तक बिल्कुल अपडेटेड नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन आराम से पहुंच जाती है।
इसके दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, ये एम्प्लॉयज के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कमिटमेंट पैदा करता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो भी इस कंपनी का एक ज़रूरी हिस्सा है। और दूसरा, जब भी कंपनी में कोई नया बदलाव या चेंज लाना हो, तो कम्युनिकेशन की मदद से उसे बिना किसी हल्ला गुल्ला या प्रॉब्लम के बड़े ही सीमलेस और आसान तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन पर। तो जब भी हम पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन पर बात करते हैं, यानी हम जो बातचीत करते हैं उसका आखिरकार मकसद क्या होता है। किसी भी कम्युनिकेशन का पर्पस पूरी तरह से 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ दूसरी चीज़ ये है कि बात करने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और आपका अल्टीमेट गोल क्या है। ठीक है, जैसे अगर आप फैमिली में बात कर रहे हैं, किसी सेमिनार में या फिर थिएटर में या फिर किसी ऑफिस में, हर जगह कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहाँ कम्युनिकेशन का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के काम काज को आसान बनाना और उसकी फंक्शनिंग को इन्हेंस करना। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में समझें तो कम्युनिकेशन के कुछ मेन पर्पस होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है परस्यूट, मतलब मनाना या प्रभावित करना। तो बिजनेस में एक इसका सबसे बड़ा रोल होता है। जब आपको किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना हो या अपने बॉस को किसी नए आइडिया के लिए कन्विंस करना हो, तो आप परस्यूएसिव कम्युनिकेशन का यूज करते हैं ताकि सामने वाला आपकी बात से सहमत हो सके। ठीक है, दूसरा है एजुकेट, मतलब सिखाना और शिक्षा देना। इसका मकसद होता है लोगों को नई चीजें सिखाना, उनका ज्ञान बढ़ाना और उन्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देना। ओके, तीसरा है ट्रेन, मतलब कि एक तरीके से टेस्ट देना। ठीक है, परीक्षण देना। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज आते हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, तो लोगों को उनका काम ढंग से समझने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये ट्रेनिंग पूरी तरह से क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन पर टिकी होती है। और फोर्थ है मोटिवेट। तो किसी भी वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो सकता है। ऐसे में मैनेजर और लीडर्स कम्युनिकेशन का यूज करके उनका हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें गोल अचीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं और उनके अंदर एक नया जोश भरते हैं। ओके, फिफ्थ है इन्फॉर्म। ये बिल्कुल बेसिक और ज़रूरी पर्पस है। इसका मतलब होता है फैक्ट, डाटा, नोटिस या डेली अपडेट्स को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना, ताकि सभी को पता चले कि क्या चल रहा है। ठीक है, सिक्स्थ है इंटीग्रेट, मतलब कि आपस में जोड़ना। एक कंपनी में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। अगर ये आपस में बात ही नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। कम्युनिकेशन इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में चलाता है। ओके, सेवंथ है रिलेट। तो हम इंसान हैं, इसलिए हमें आपस में अच्छे रिलेशनशिप, बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। चाहे दोस्ती हो, फैमिली हो या फिर ऑफिस के कोवर्कर्स। आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए कम्युनिकेशन एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, और जो एट्थ है वो है एंटरटेन। तो हर वक्त सीरियस बातें नहीं चल सकती। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है लोगों को रिलैक्स करना, एंटरटेन करना, जैसे कि जोक्स, कहानियाँ, मूवीज या लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन के जरिए दिमाग को थोड़ा सुकून देना। तो दोस्तों ये थे कम्युनिकेशन के वो 8 बड़े पर्पस जो हमारी डेली लाइफ से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक हर जगह अप्लाई होते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं एक इतने इम्पोर्टेंट और कोर टॉपिक पर, जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का पूरा चक्कर कैसा काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि कम्युनिकेशन एक बिलेटरल प्रोसेस है, यानी ये एक दो तरफा रास्ता है।
किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर यानी बात करने वाला, कहने वाला, और एक रिसीवर यानी बात सुनने वाला, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ होना ही नहीं काफ़ी होता है, दोनों के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग-अलग सिग्नल्स और सिंबल्स और लैंग्वेज एलिमेंट को ढंग से समझ सके, ठीक है, और उसे इंटरप्रेट कर सके। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन कभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि झटके में सब कुछ हो गया। ये नेचर में पूरी तरह से सिस्टमैटिक होता है, जो अलग-अलग स्टेजेस और फेजेस से गुजर कर पूरा होता है, ठीक है। जब तक हम इस सीक्वेंशियल स्टेज को नहीं समझेंगे, तब तक हम मैसेज को क्लैरिटी के साथ ना तो भेज पाएंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है। तो चलिए इसे पूरे डायनामिक और साइक्लिक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 है आइडिएशन, कॉन्टेक्स्ट एंड गोल। तो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है एक नए आइडिया के दिमाग में आने से। जो इंसान कम्युनिकेशन शुरू कर रहा है, सेंडर, वो पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट, नया आइडिया सोचता है, उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करता है और अपना गोल तैयार करता है कि आखिर वो बात क्यों कहना चाहता है, ठीक है। स्टेप 2 है सेंडर। जब आइडिया दिमाग में क्लियर हो जाता है, तब आता है सेंडर का रोल। सेंडर उस दिमाग के ख्याल को एक टेंजिबल फॉर्म यानी एक सच का रूप देने की कोशिश करता है, ठीक है। वो सोचता है कि इस बात को कहने का सबसे सही मेथड और मीडियम क्या होगा। थर्ड है इनकोडिंग। तो अब दिमाग के आइडिया को शब्दों, सिंबल्स या गेस्चर में बदलनी पड़ता है ताकि उसे सामने वाले तक भेजा जा सके, ठीक है। इस तरीके से मैसेज को ढालने के प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है स्टेप 4 जो है मैसेज। जब इनकोडिंग पूरी तरह हो जाती है तो फाइनल चीज़ बनकर तैयार होती है, उसे हम कहते हैं मैसेज। ये मैसेज ही असल में वो इंफॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। फिफ्थ है डिकोडिंग। जैसे ये मैसेज दूसरी तरफ पहुंचता है तो दूसरा इंसान जो कि रिसीवर है उसे डिसिपर करने की कोशिश करता है, डिसाइफर करने की कोशिश करता है, यानी वो शब्दों और सिंबल्स को तोड़कर उनका मतलब निकालता है, उन्हें समझता है। इस प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। उसके बाद 6 स्टेप है रिसीवर। मैसेज सक्सेसफुली डिकोड होने के बाद पूरी तरह से रिसीवर तक पहुंच जाता है, जब जो अब उस मैसेज की कंटेंट को पूरी तरह समझ चुका है, ठीक है। 7th स्टेप है फीडबैक। अब आता है इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस का सबसे टर्निंग पॉइंट, फीडबैक। मैसेज समझने के बाद रिसीवर चुप नहीं बैठता, वो अपना कमेंट, अपना रिप्लाई, अपना रिएक्शन वापस सेंडर को भेजता है। जब फीडबैक वापस सेंडर तक पहुंचता है तब कम्युनिकेशन का ये सर्कल पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस पूरे रास्ते में एक विलन भी होता है जिसे हम कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। ये वो रुकावटें हैं या डिस्टरबेंस हैं जो मैसेज को खराब कर सकती हैं या गलत ढंग से समझा सकती हैं। इसलिए एक अच्छा स्पीकर वही है जो इन बैरियर्स को हटाए और इस साइक्लिक प्रोसेस को स्मूथली चलाने दे, ठीक है, चलने दे। अब आगे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन की। तो दोस्तों जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर हमारे पूरे कैरेक्टर और आइडेंटिटी को शेप करने में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी अलग-अलग बैकग्राउंड या अलग-अलग देशों के लोग आपस में बात करते हैं तो वहाँ क्या चीज़ें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं? वो है कल्चर। चलिए आज समझते हैं कि ये कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आखिर क्या है और ये हमारी बात करने की तरीकों को कैसे बदल देती है। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें तो कल्चर का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के कलेक्टिव वैल्यूज, उनका एटीट्यूड, उनके बिलीव्स और उनका बिहेवियर, ठीक है। अब कल्चर को किसी एक रिग डेफिनेशन में बांधना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये डायनेमिक होता है, यानी टाइम के साथ बदलता रहता है।
इसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है और अलग अलग कल्चर्स आपस में मिक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो असल में कल्चर एक मल्टीफेसेटेड असेंबलेज है, यानी एक ऐसी पोटली है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ, ठीक है। जैसे कि हमारी इंफॉर्मेशन और फ्लोकोस मतलब कि लोक कथाएं, ठीक है। हमारी लैंग्वेज और रेगुलेशन, हमारा रिचुअल मतलब कि पास पड़ोस के रीति रिवाज और ट्रेडिशंस, और हमारा वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका और कन्विक्शन, ये सारी चीज़ें मिलकर एक ग्रुप के लोगों को एक शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी देती हैं, ठीक है। कल्चर कोई एक दिन में नहीं बनता है, ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच धीरे धीरे इवॉल्व होता है, ठीक है। किसी भी जगह के कल्चर को वहाँ की लोकेशन, वहाँ की पंक्चुअलिटी, यानी लोग समय के कितने पक्के हैं, और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उनकी सोशल डायनेमिक शेप करती हैं, ठीक है। मजे की बात तो ये है कि सिर्फ देशों का ही कल्चर नहीं होता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज का भी अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। आप किसी ऑफिस के कल्चर को उनके अटायर मतलब कपड़ों के तरीके, ऑफिस के लेआउट, उनके मीटिंग प्रोटोकॉल्स और उनके लीडरशिप स्टाइल से आराम से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो आज के इस ग्लोबली इंटरकनेक्टेड इन्वायरमेंट में बिजनेस करने का तरीका बहुत बदल चुका है। आज हमें अलग अलग कंट्रीज और डाइवर्स कल्चर कॉन्टेक्स्ट के कोलीग्स और क्लाइंट्स के साथ मिलकर कोऑपरेटिव एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर आपके पास प्रोफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप कॉपरेट ऑपरेशन को ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज की कंपनीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी वर्क्स मतलब कि वर्क इन्वायरमेंट को मॉडिफाई और अडेप्ट करना पड़ रहा है। इसी वजह से इस लेसन का सबसे बड़ा फोकस यही है कि हम क्रॉस कल्चरल और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की बारीकियों को समझें। जब आप लोग कल्चर के लोगों के नॉर्म्स और रिचुअल्स की इज्जत करते हुए उनसे बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन के सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। आपका सेल्फ अश्योरेंस बढ़ता है और सही मायने में एक बेहतरीन कैरेक्टर डेवलप होती है, ओके। अब बात करते हैं मैनेजर्स टाइम एंड कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनर्स की। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले बात की थी कि एक मैनेजर का लगभग 90% टाइम सिर्फ कम्युनिकेशन में निकल जाता है, चाहे वो मीटिंग लेना हो, ईमेल्स का जवाब देना हो या टीम को गाइड करना हो। अब सवाल ये उठता है कि जब एक मैनेजर या रिसर्चर को एक साथ बहुत सारे लोगों से डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो वो हर किसी से घंटों बैठकर बात नहीं कर सकता। ऐसे बड़े लेवल पर डाटा इकट्ठा करने के लिए कम्युनिकेशन का एक बहुत ही शानदार टूल यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनर्स, ठीक है। चलिए आज समझते हैं कि कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनर आखिर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसकी एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। एक क्वेश्चनर असल में एक रिसर्चर टूल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग इंक्वायरीज या प्रॉम्प्ट्स यानी सवालों की एक सीरीज तैयार की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मकसद होता है पार्टिसिपेंट से उनका फीडबैक और उनका प्रीटिनेंट डाटा यानी ज़रूरी जानकारी गैदर करना, जिसे बाद में अलग अलग प्रोजेक्ट्स और डिसीजंस के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चनर अक्सर दो तरह के सवाल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। पहले होते हैं क्लोज्ड एंड क्वेश्चन। ये वो सवाल होते हैं जहां ऑप्शन फिक्स होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब कि एमसीक्यूज, या फिर यस और नो वाले सवाल। इनका फ़ायदा ये होता है कि इनका डाटा एनालाइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। दूसरा होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इन सवालों में कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ रिस्पोंडेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो थोड़ा बड़ा और एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स दे सके। जब लोग ओपन एंडेड सवालों का जवाब देते हैं, तो वो अपने दिमाग की बातें डिटेल में लिखते हैं, जिससे रिसर्चर को बहुत ही डीप इंसाइट और उनकी आसान थॉट्स समझने का मौका मिलता है, ठीक है। मजे की बात यह है कि क्वेश्चनर बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, यानी आप इन्हें किसी भी टॉपिक या बिजनेस के
हिसाब से ढाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन जैसे पर्सनल टच नहीं होता है, ठीक है। फिर भी जब बात आती है बड़े लेवल पर लोगों का ओपिनियन जानने की, तो क्वेश्चन आवर्स रिटर्न कम्युनिकेशन का एक बहुत इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड पावरफुल जरिया साबित होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस लेटर्स। तो कम्युनिकेशन के एक बहुत ही क्लासिकल और पावरफुल टूल है ये, जिसे कहते हैं लेटर राइटिंग। बहुत से लोगों को लगता है कि जब से ईमेल्स और एसएमएस आए हैं तब से तो लेटर्स खत्म ही हो गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि लेटर राइटिंग आज भी एक स्किलफुल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। सिर्फ इसका मीडियम बदला है। पहले पेपर पर लिखते थे, अब स्क्रीन पर लिखते हैं, पर इसकी इम्पोर्टेंस आज भी वही है। अगर हम बोर्ड लेवल पर देखें तो लेटर्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं फॉर्मल लेटर। इनमें पूरी इनमें हमारी सारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस आती है, जैसे बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर, जॉब एप्लीकेशन या एडिटर को लिखे जाने वाले फॉर्मल लेटर। तो अब दूसरे देखें तो दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर। ये वो लेटर्स होते हैं जो हम बिना किसी रिग्ड रूल के अपने दोस्तों, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स को। अब कमर्शियल सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर इंटरनेशनल बिजनेस हो, हर जगह प्रोफेशनल को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए लेटर का यूज करना ही पड़ता है। बिजनेस में इसके बहुत सारे अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे किसी को ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई डाटा या डिटेल्स रिक्वेस्ट करना, दूसरा किसी सप्लायर से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, खराब सामान के लिए रिफंड मांगना, या फिर अपने किसी कलीग के बुरे वक्त में उनसे दुख या कंडोलेंस एक्सप्रेस करना, या फिर किसी कैंडिडेट को ये बताना है कि उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पर्पस चाहे जो भी हो, हर लेटर का मेन मोटिवेशन यही होता है कि हम सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाकर एक पर्टिकुलर नीड को फुलफिल कर सकें। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक सिंगल लेटर के अंदर एक से ज्यादा एम्स भी हो सकते हैं। जैसे एक ही लेटर में आप किसी ऑर्डर को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और साथ ही उन्हें आगे के स्टेप की इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस लेटर का एक सेकेंडरी गोल होता है जो बहुत क्रूशियल है, और वो एक पब्लिक रिलेशन पीआर है, ठीक है। और अगर किसी कंपनी को मार्केट में टिकना है और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करना है, तो उसे अपनी पब्लिक परसेप्शन और रेपुटेशन को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और कंपनी की रेपुटेशन को इनहेंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उनका राइटिंग, कि उनका रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी उनके लिखी गई जो लेटर्स हैं वो। अब सवाल ये उठता है कि लेटर्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा क्यों होता है। इसके तीन बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, लेटर हमेशा एक इंडिविजुअलाइज्ड कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, यानी वो पूरी तरह से एक स्पेसिफिक रेसिपेंट को टारगेट करके लिखे जाते हैं। दूसरा, इसे पूरी टीम मिलकर नहीं लिखती है, बल्कि एक सोलिटरी राइटर, एक अकेला इंसान अपनी सिग्नेचर के साथ ऑथर करता है, जिससे इसमें एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है, ठीक है। तीसरा ये है कि इन पर्सन कम्युनिकेशन के मुकाबले लेटर्स का एक ज़्यादा ऑफिशियल इम्पैक्ट होता है। प्रिंटेड वर्ड्स या रिटन डॉक्यूमेंट्स के पास अपना एक अलग मोमेंटम और वेट होता है, जो बिजनेस डील्स को फाइनल करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर एक कॉरपोरेशन को मार्केट में अपना नाम बनाना है, तो अच्छे पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने हैं, तो उन्हें अच्छे और वेल क्राफ्टेड बिजनेस लेटर लिखने की स्किल्स में मास्टर होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स भी दिए हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसे दो तरह से डिवाइड करा जा सकता है। पहला, अगर हम उनके टोन और नेचर के हिसाब से देखें, तो फॉर्मल लेटर को तीन प्राइमरी कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है पॉजिटिव मैसेज सेइंग यस, जब आप किसी प्लान से एग्री करते हैं या किसी चीज की एक्सेप्टेंस देते हैं, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव मैसेज सेइंग नो, जब आप किसी प्लान से डिसएग्री करते हैं या किसी डील को डिनाई और रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा है एक्शन ओरिएंटेड मैसेज, जब आप किसी को किसी काम के लिए अपील करते हैं या उन्हें कोई ऑर्डर फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं बिजनेस में यूज होने वाले स्पेसिफिक लेटर्स और उनके पर्पस की। तो सबसे पहला है जनरल लेटर। इनका यूज प्रोजेक्ट अपडेट देने, हेल्प मैनेज और सामान या इक्विपमेंट खरीदने और मीटिंग शेड्यूल को वेरीफाई कराने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कवर लेटर्स। जब आप कोई रिपोर्ट या जरूरी डॉक्यूमेंट मेल से भेजते हैं तो उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए ये लेटर जाता है। ठीक है। ये लेटर लगाया जाता है, उसे कहते हैं कवर लेटर। उसके बाद है दूसरा लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जो रिसीवर है उसको क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि उन्हें किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन या काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ओके। दूसरा है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस या अवेलेबिलिटी पूछती हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है जब आपको, या किसी जब जॉब कैंडिडेट को फीडबैक लेना हो, तो ये लेटर ऑफ इंक्वायरी हम यूज करते हैं। उसके बाद है सेल्स लेटर। इनका एक ही मकसद होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस में लोगों का इंटरेस्ट जगाना और सेल्स बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद है कंप्लेंट लेटर। जब आप किसी खराब प्रोडक्ट या खराब सर्विस से डिससेटिस्फाइड होते हैं, तब आप अपनी नाराजगी जताने के लिए और सही रेजोल्यूशन मांगने के लिए ये लेटर लिखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थे बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाले लेटर्स और उनके काम। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर हम बात करेंगे मॉडर्न एरा की सबसे बड़े रेवोल्यूशन या बदलाव के बारे में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और गैजेट्स के जरिए इंफॉर्मेशन और मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। ठीक है। इस एक चीज ने हमारी कंटेम्प्रेरी एग्जिस्टेंस यानी आज की जीने के तरीके को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसने लोगों को लोगों और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के आसपास में इंगेज करने का पूरा ढंग ही बदल कर रख दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज और मोड्स आते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ईमेल्स जो प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सोशल मीडिया, जहां हम कैजुअल बातें करते हैं और बड़ी ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरा इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जहां रियल टाइम में झटपट बात होती है। और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम या गूगल मीट, जिसे जिससे लोग अलग अलग शहरों में बैठकर भी फेस टू फेस मीटिंग कर पाते हैं। और मोबाइल कम्युनिकेशन यानी नॉर्मल फोन कॉल और एसएमएस। मजे की बात यह है कि इन सारे चैनल्स के अपने अलग अलग फंक्शंस और डिस्टिंक्ट टारगेट ऑडियंस होते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ की गई कैजुअल चिट चैट हो या फिर किसी कंपनी का फॉर्मल ऑफिशियल ईमेल। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बेनिफिट क्या हैं जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ। तो सबसे पहले है रैपिड एंड इफेक्टिव ट्रांसमिशन। इसके जरिए इंफॉर्मेशन सेकंड के अंदर सेकंड्स के अंदर पूरी दुनिया में कही जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी। अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है तो आप किसी भी लोकेशन से और किसी भी टाइम पर किसी से भी चैट या बात कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम या बाउंड्री की लिमिट नहीं होती। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। पुराने जमाने के टेलीग्राम या इंटरनेशनल ट्रंक्स कॉल्स के मुकाबले आज लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बहुत ही सस्ता और अफोर्डेबल हो चुका है। ठीक है। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट में टिकने के लिए और आज की फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को समझना और इसकी सही यूज करना हम सभी के लिए बहुत ही वाइटल है, इम्पोर्टेंट है। ओके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है बिजनेस राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज। तो उसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट में ना सिर्फ सरवाइव करना है बल्कि बहुत आगे तक जाना है, यानी थ्रीव करना है, तो आपको अच्छी बिजनेस कम्युनिकेशन की समझ होना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती है कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि लेटर राइटिंग, कि फॉर्मल लेटर्स, सर्कुलर्स और मेमोज, कि ऑफिस के अंदर की बातें सर्कुलेट करना, और बिजनेस रिपोर्ट
और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आप इन सभी टूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके अंदर ऐसी की बिजनेस स्किल डेवलप होती है जो आपको एक प्रोफेशनल बनाती है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से फॉर्मल टूल्स हैं जिनका यूज़ करके एक इंडिविजुअल खुद को और अपनी कंपनी को एक पॉजिटिव लाइट में यानी एक बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके। यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है रिटन मीडिया के बारे में। रिटन मीडिया यानी लिखा हुआ कम्युनिकेशन ना सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बेहतर जरिया है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाता है। ये रिकॉर्ड आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन और खुद उस काम करने वाले इंडिविजुअल दोनों की ही बहुत काम आता है और दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। दूसरा, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और स्किल्स। तो अगर हम आज के दौर में ऑफिस कल्चर या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात करें तो एक बात बिल्कुल साफ है, आज के टाइम पर अच्छी टेक्निकल और बिजनेस राइटिंग की समझ होना एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है। लेकिन बात सिर्फ राइटिंग पर ही खत्म नहीं होती है। एक ऐसा इंसान जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिसका अपनी लैंग्वेज पर पूरा कमांड हो यानी थ्रू ग्रैप्स हो और जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कमाल की हो, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा वैल्यू किया जाता है। अब एक अच्छी बात तो ये है कि एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स में क्या-क्या चीजें आती हैं। तो इसमें शामिल हैं, एक तो एक्यूलेंट स्पीच यानी आपकी आवाज और बोलने का तरीका बिल्कुल साफ और असरदार होना चाहिए। दूसरा, नॉन वर्बल क्यूज यानी बिना बोले भी आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा, कमांड ओवर बॉडी लैंग्वेज, आपका उठना बैठना और लोगों से फेस टू फेस बात करने का कॉन्फिडेंस, ठीक है। और दूसरा है इफिशिएंट यूज ऑफ ऑडियो और विजुअल एड्स, तो यानी स्लाइड्स, वीडियोस और दूसरे प्रेजेंटेशन टूल्स का सही और स्मार्ट तरीके से यूज करना। तो कंक्लूड कर अगर करें तो अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं, चाहे वो लिखने की हो, बोलने की हो या खुद को प्रेजेंट करने की हो, तो आप किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़े एसेट बन जाते हैं और आपकी वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा होती है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं बिजनेस रिप्रेजेंटेशन की। तो इसके अंदर हम बात करते हैं वर्क प्लेस पर होने वाले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। किसी भी ऑफिस या वर्क प्लेस में बोलकर किया जाने वाला कम्युनिकेशन अलग अलग रूप में होता है, जैसे कि फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इनफॉर्मल बातें, स्पीचेस, प्रेजेंटेशंस और स्टाफ मीटिंग्स। जब आप किसी से फेस टू फेस यानी आमने सामने बात करते हैं तो वो तरीका लिखने मतलब राइटिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और इंटीमेट होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि आप तुरंत अपनी बात बदल या समझ सकते हैं, और इंटीमेट इसलिए क्योंकि इसमें एक पर्सनल कनेक्ट बनता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एम्प्लॉयज अपने आइडियाज, बाकी डिटेल्स और यहाँ तक कि किसी बात पर अपना क्रिटिसिज्म या कमी भी डायरेक्टली और बहुत तेजी से एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन आमतौर पर फेस टू फेस होता है, इसलिए ये कई जरूरी चीजों को आसान बना देता है, जैसे कि नेगोशिएशन यानी किसी डील या बात पर सौदा करना, आपसी सहमति बनाना, ठीक है। दूसरा, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, अपनी बात के पीछे के इमोशंस या सीरियसनेस को समझाना। और दूसरा, सेटिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे से क्या उम्मीद है ये साफ साफ बताना। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट यानी आपसी भरोसा मजबूत करना। और ये सारी चीजें आज के प्रेजेंट डे वर्क एनवायरनमेंट में सबसे क्रूशियल यानी बेहद जरूरी स्किल्स मानी जाती हैं। दूसरा, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल स्किल्स का रोल। लेकिन क्या हो अगर लोग एक जगह पर फिजिकल रूप से मौजूद ना हो? आजकल ये बिल्कुल मुमकिन है। जो लोग एक साथ ही मतलब एक साथ एक ही जगह पर नहीं हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज करके बिल्कुल इसी तरह डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में सक्सीड करने के लिए एक इंडिविजुअल के पास स्पेशल एबिलिटीज होनी चाहिए और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वर्क प्लेस पर बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, उन्हें हाईली प्राइज किया जाता है। लेकिन यहाँ बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स का मतलब आपसी इनफॉर्मल या फालतू बातें करना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय आज के एम्प्लॉयर्स इस बात को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि आपके पास क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को एक प्रोफेशनल मैनर में कन्वे करने की कैपेसिटी है या नहीं। यानी आप ज़रूरी और गंभीर बातों को कितना प्रोफेशनली दूसरों के सामने रख पाते हैं, असल ध्यान इस बात पर होता है। दूसरा, बिजनेस रिप्रेजेंटेशन क्या है?
अब आते हैं इस टॉपिक की कोर डेफिनेशन पर, जो कि है बिजनेस प्रेजेंटेशन। अगर आसान वर्ड्स में कहें तो प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल मेथड है। ये एक ऐसा तरीका है जहाँ कोई एक सिंगल स्पीकर खड़ा होकर ओरली यानी बोलकर एक साथ बहुत सारे लोगों के सामने यानी एक बड़ी ऑडियंस के सामने अपनी बात, अपना डाटा या कोई स्पेसिफिक टॉपिक शेयर करता है, और जहाँ बाकी सभी लोग लिसनर या ऑडियंस का काम करते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग ऑडियो विजुअल एड्स और टूल्स की मदद ली जाती है, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स और सबसे कॉमन पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आज के प्रोफेशनल और एकेडमिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए हमें प्रेजेंटेशन देने के तरीके, उसकी बारीकियाँ और उसके उतार-चढ़ाव का पता होना चाहिए। क्योंकि आगे चलकर ये हमारी लाइफ में कहीं न कहीं हमें काम आएगा और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनेगा। अब अगर हम आगे बात करें बिज़नेस सेटिंग की, तो प्रेज़ेंटेशन का मेन काम होता है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोफ़ेशनल्स के ग्रुप तक पहुँचाना। जैसे आपके कोवर्कर्स, सुपरवाइज़र, मैनेजर, स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। इसलिए ये ना सिर्फ़ एक बिज़नेस को सही तरीके से चलाने में एसेंशियल है, बल्कि साथ ही साथ उस कंपनी में काम करने वाले एक इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बेहद ज़रूरी है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेज़ेंटेशन। तो अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन में ऐसी कौन-सी बातें हैं या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसे बेहतरीन बनाती हैं? इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है इन्फॉर्मेटिव। तो एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन हमेशा एक अच्छी और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के आस-पास घूमती है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो ऑडियंस के लिए आई ओपनिंग और एनलाइटनिंग हो, यानी उन्हें कुछ नया सिखाए और उनकी आँखें खोल दे। तो आगे बात करें प्रेज़ेंटेशन में फैक्ट्स और स्टेट्स या जो भी रिलेटेड डाटा है, उसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से साफ-साफ सामने रखना चाहिए। जब आप सच्चे और सटीक फैक्ट्स सामने रखते हैं, तो ऑडियंस का भरोसा आप पर और आपकी कंपनी पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दूसरा है अपीलिंग। जो इंसान प्रेज़ेंटेशन दे रहा है, मतलब प्रेज़ेंटर, और जो प्रेज़ेंटेशन खुद है, दोनों का डिमीनियर यानी लुक और अंदाज़ बड़ा अपीलिंग होना चाहिए, जो सीधे ऑडियंस के ध्यान को खींचे। और प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल भी डल, ब्लैंड या उबाऊ एक जैसी मतलब नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय उसे डायनामिक, फ्लोइंग और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आपका डाटा थोड़ा बोरिंग है या ब्लैंड लुकिंग भी है, तो उसे अलग-अलग ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके क्रिएटिव दिखाना चाहिए। और हाँ, जो कि प्रेज़ेंटर है, जो प्रेज़ेंट कर रहा है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बेस्ट पॉसिबल आउटलुक यानी एक प्रोफ़ेशनल और अच्छी तरीके से तैयार होकर सामने आए। क्योंकि स्पीकर का आउटवर्ड अपील और उसके सब्जेक्ट मैटर का अंदाज़ ऑडियंस के दिमाग पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है, ठीक है? और तीसरा है पर्सुएसिव, तो मतलब कि प्रभावशाली। एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन का काम होता है ऑडियंस की अटेंशन को पहले ही पल में ग्रैब करना और जब तक प्रेज़ेंटेशन खत्म ना हो तब तक उसे ऐसे ही बनाए रखना, ठीक है? यही वो जगह होती है जहाँ एक प्रेज़ेंटर की असली पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटीज़ का टेस्ट होता है कि वो अपनी बात से सामने वाले को कितना कन्विंस कर पाता है, ओके? अब आगे हम बात करेंगे प्रेज़ेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़, ओके? तो आपने अक्सर सुना होगा, एक बड़ी कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हालाँकि ये बात हर बार 100% सच नहीं होती है, लेकिन ये इस बात की इम्पोर्टेंस को ज़रूर दिखाती है कि शुरुआत से ही राइट फ्रॉम द गेट गो एक अच्छा इंप्रेशन बनाना कितना ज़रूरी है। प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में खुद की और अपनी कंपनी या इंस्टीट्यूशन की एक पॉजिटिव इमेज बनाने किसी बड़े लाइफ स्किल से कम नहीं है, ठीक है? और अगर आप एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तो ये वर्क स्पेस में और बाकी जगहों पर भी अच्छी रिलेशनशिप बनाने और उन्हें ग्रो करने के लिए एक सही टोन सेट कर देता है, ओके? और किसी भी वर्क स्पेस में हमें पब्लिक स्पीकिंग के कई मौके मिलते हैं, जैसे कि फॉर्मल बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देना या फिर हर रोज़ की इनफॉर्मल आपसी बातें करना। इन सभी जगहों पर एक पॉजिटिव इमेज प्रेज़ेंट करना बहुत ही वैल्यूएबल होता है। और किसी भी ऑफिस में अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए आपके पास अच्छी लिंग्विस्टिक स्किल्स यानी बेहतर वोकैब्युलरी और भाषा पर मजबूत कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसे पूरे
कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक बेहतरीन और पॉजिटिव इमेज सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि अलग अलग वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज का सही बैलेंस बनाकर बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स। तो अब हम बात करेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो है ऑडियो विजुअल एड्स। तो अगर आसान वर्ड्स में कहीं तो ऑडियो विजुअल एड्स ऐसी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होती हैं जो साउंड यानी ऑडियो और देखने वाली चीजें विजुअल्स दोनों का एक साथ यूज करती हैं। इनका मेन मकसद होता है आपकी रिप्रेजेंटेशन को एक नया जीवन देना, उसे वाइटल, अलाइव और ऑडियंस के लिए हमेशा के लिए मेमोरेबल बनाना। ओके, और ये एड्स अलग अलग तरह की मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड मेथड का यूज करती हैं जिससे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस सीधे तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये सारे एड्स ऑडियंस के सेंसरी इनपुट को एक्सटेंड करते हैं, यानी ये उनकी कान और आंख दोनों को एक साथ एक्टिव करते हैं। ठीक है, मतलब स्टिमुलेट करते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अटेंशन ग्रैबिंग तरीके से। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रेजेंटर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने रख रहा है वो सुनने वालों के दिमाग और उनकी मेमोरी में हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए एक इफेक्टिव और एफिशिएंट कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए इन्हें बेहतरीन टूल्स माना जाता है। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की, इनका काम क्या है। तो चलिए देखते हैं ये ऑडियो विजुअल एड्स आखिर काम कैसे करते हैं और इनके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला क्लियर और कंसाइज मीनिंग, ये किसी भी बात का बिल्कुल साफ और सटीक मतलब समझाने में मदद करते हैं जिससे मिस इंटरप्रिटेशन यानी गलतफहमी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरा, अराउजिंग एंड रिटेनिंग अटेंशन, ये ऑडियंस के ध्यान को ना सिर्फ शुरुआत में खींचते हैं बल्कि पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान उसे इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। ओके, दूसरा, फास्ट एंड बेटर रिटेंशन, इसकी मदद से लोग कोर कॉन्सेप्ट को बहुत तेजी से सीखते हैं और उन्हें लंबी समय तक याद रख पाते हैं। ठीक है, और दूसरा है वाइडर रीच, इनका रीच बहुत बड़ा होता है। ऑडियंस का लिटरेसी लेवल चाहे जो भी हो, ये उन्हें उस टॉपिक की पहले से समझ हो या ना हो, ये हर तरह से मतलब हर तरह के लोगों के लिए परफेक्ट फिट बैठते हैं। ठीक है, और हाईलाइटिंग कोर कॉन्सेप्ट, ये पूरे टॉपिक के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अलग से और बिल्कुल साफ साफ हाईलाइट कर देते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। तो इसके अंदर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है इसे। सबसे पहला ऑडियो एड्स, सिर्फ सुनने वाले टूल्स। तो इनका रेंज कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहला टेप रिकॉर्डर, ये मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, कैंपेनियंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ऑडियो को रिकॉर्ड करने और उसे सब तक पहुंचाने का एक बड़ा ही इजी और रिलायबल जरिया है। दूसरा है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यानी माइक और स्पीकर का सिस्टम, ये साउंड को रियल टाइम में एक सिंगल सोर्स से एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक एम्पलीफाई करना मतलब करके पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा फाइल फॉर्मेट्स, तो जैसे MP3, वेव एक्सेट्रा, ये ऐसी इजिली रिप्रोड्यूसिबल ऑडियो फाइल्स होती हैं जिनका यूज हम प्रेजेंटेशन के दौरान लाइव एग्जांपल्स देने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है विजुअल एड्स, हमारे सिर्फ देखने वाले टूल्स। तो ये ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजिकल दोनों तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला बोर्ड्स, मतलब ब्लैक बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड, चॉक बोर्ड्स, ये फ्लेक्सिबल, सस्ते और यूज करने में बहुत आसान होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल कॉलेज में ये सब ज्यादा यूज होने वाली विजुअल एड्स हैं। ठीक है, दूसरा पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स, तो ये किसी भी चीज का बिल्कुल एक्यूरेट और रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। ये बहुत तो रिलायबल होते हैं और एक सिंगल फ्रेम के अंदर ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्लैश कार्ड्स, ये छोटे छोटे कार्ड्स हैं जिन पर ब्रीफ विजुअल मैसेज लिखे होते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में ऑडियंस के सामने फ्लिप करके कोर कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, हैं चार्ट्स, ये एक ऐसा विजुअल एड है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए अलग अलग चीजों के बीच का रिश्ता या बदलाव मतलब रिलेशनशिप एंड चेंजेस दिखाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स डाटा को भी बहुत आसान दिखा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो है बिजनेस लेटर। तो इस टॉपिक पे हम पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर 1 में, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है। तो एक बिजनेस लेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसका सबसे बड़ा और मेन यूज ये है कि ये
एक परमानेंट रिटन रिकॉर्ड यानी एक पक्का लिखित सबूत बनकर रखता है। ठीक है, यही वजह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे बाकी के कम्युनिकेशन फॉर्म्स जैसे नॉर्मल चैट्स या बातों के मुकाबले बहुत ज्यादा सीरियस लिया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक ऐसा टाइप है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के बीच तालमेल बिठाने के काम आता है। और चलिए देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टीज, यानी एक कंपनी और उसके कस्टमर, क्लाइंट्स या बाकी के बाहरी लोगों के बीच बातचीत करने के लिए। दूसरा, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, मतलब एक पूरी कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच डील या बात करने के लिए। और तीसरा है फॉर जॉब इंटरव्यूज, मतलब किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना या सिलेक्शन से जुड़ी फॉर्मल बातों के लिए भी दिया जाता है। दूसरा है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज, मतलब कि कंपनी के बड़े अधिकारियों से लेकर नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज तक कोई ऑफिशियल बात पहुंचाने के लिए। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो बिजनेस लेटर हर उस जगह काम आता है जहां बात को बिल्कुल प्रोफेशनली ऑन रिकॉर्ड रखना जरूरी हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सर्कुलर्स एंड मेमोज। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटन कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में, जो है सर्कुलर और मेमोज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। चलिए इन्हें अलग अलग डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले सर्कुलर्स। तो सर्कुलर्स आमतौर पर एक ऐसा रिटन कम्युनिकेशन होता है जिसे एक साथ बहुत सारे लोगों या कस्टमर के पूरे ग्रुप, सर्कल ऑफ पर्संस को एड्रेस करके लिखा जाता है। इसमें कोई ऑफिशियल नोटिस या बदलाव या किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है जिसे सभी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जाता है। एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉय या कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सर्कुलर्स को एक हाईली इफेक्टिव वे में माना जाता है। ओके, अब देखते हैं कि कंपनीज सर्कुलर्स का यूज आमतौर पर कहाँ कहाँ करती हैं। तो सबसे पहला, इन्फोर्सिंग पॉलिसीज एंड ड्रेस कोड्स। अगर ऑफिस में कोई नया नियम या पॉलिसी या ड्रेस कोड लागू करना हो तब। या फिर इनवाइटिंग टू इन मीटिंग और लंचेस, मतलब कि एम्प्लॉयज को किसी भी बड़ी स्टाफ मीटिंग या ऑफिशियल लंच के लिए इनवाइट करना हो तब। या फिर एज अ एडवर्टाइजिंग टूल, अपने कस्टमर को किसी नए प्रोडक्ट या ऑफर के बारे में इन्फॉर्म करना हो तब। सर्कुलर का सबसे बड़ा रोल, मतलब कि रूल ये है कि इसका इफेक्टिव होना इसके फीचर और इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे सही तरीके से सभी लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या नहीं। जैसे अगर कंपनी के वर्किंग आवर्स, काम करने का टाइम में कोई बदलाव हुआ है तो एक सैंपल सर्कुलर निकालकर सभी एम्प्लॉय को एक साथ इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है मेमोज, मतलब मेमोरेंडम। अब आते हैं मेमो पर, जिस पर मतलब जिसे पूरा मेमोरेंडम भी कहा जाता है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी इंटरनल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही यूजफुल और कन्वीनियंट मोड है। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और ऑफिस के अंदर तालमेल बिठाने के काम आता है। ठीक है, तो आज के टाइम में हालांकि इंटर ऑफिस अलग ब्रांचेस और इंटर ऑफिस एक ही ब्रांच के अंदर एक के बहुत से काम फोन से हो जाते हैं। पर जब किसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को ऑन रिकॉर्ड लिखित, मतलब कि राइटिंग देना हो तो हमेशा मेमोज को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, मेमोज से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। सबसे पहला, टोन और स्टाइल। हालांकि मेमो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसकी टोन और लिखने का स्टाइल इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंडर और रिसीवर का आपसी रिश्ता, रिलेशनशिप कैसा है। दूसरा, यूज ऑफ प्रोनाउंस। इसमें आई, मैं और यू जैसे प्रोनाउंस का यूज साफ साफ और खुलकर किया जाता है। और दूसरा, नो सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब किसी फॉर्मल लेटर की तरह इसमें बड़ा या सैल्यूटेशन जैसे डियर सर, मैडम या आखिर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसे योर फेथफुली लिखने की कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई मजबूरी या ऑब्लिगेशन नहीं होती है। दूसरा, प्रिंटेड फॉर्मेट्स। ज्यादातर कंपनीज के पास अपने खुद के प्रिंटेड फॉर्मेट्स होते हैं मेमोज के लिए, जहां सिर्फ टू, फ्रॉम, डियर, डेट और सब्जेक्ट लिखकर सीधे मेन मैसेज शो कर दिया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बिजनेस रिपोर्ट्स। तो बिजनेस रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है। ओके, अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें तो बिजनेस रिपोर्ट
का मेन काम होता है सही इंफॉर्मेशन को आगे कन्वे करना, ताकि कंपनी के अंदर बड़े और ज़रूरी डिसीजन लिए जा सके, ठीक। और किसी भी डाटा या बात को सही ढंग से पेश करने का ज़रिया ये रिपोर्ट ही होती है। अब अलग-अलग सिचुएशंस में रिपोर्ट्स का काम अलग हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो किसी चल रही बिज़नेस प्रॉब्लम का बिल्कुल एक्चुअल यानी ठोस सॉल्यूशन निकाल कर सामने रखती हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो पुरानी यानी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती हैं, ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर डिसीजन लेने में उनसे मदद ली जा सके, ठीक है। चाहे रिपोर्ट किसी भी तरह की हो, उसमें हमेशा ऐसी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया जाता है जो डिसीजन मेकिंग में काम आए, ठीक है। इसलिए रिपोर्ट को हम कहते हैं एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी डाटा को बिना किसी पर्सनल भेदभाव के ऑब्जेक्टिवली और एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्डरली अरेंज करना, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करे। ओके, अब इसकी डेफिनेशंस की बारीकियां देख लेते हैं। तो डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल में एलिब्रेट करते हैं। सबसे पहला है वेल ऑर्डर्ड, मतलब रिपोर्ट हमेशा एक बेहतर सीक्वेंस में होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला इंसान बिना किसी परेशानी के ज़रूरी इंफॉर्मेशन को जल्दी से ढूंढ सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव, रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रीडर इस रिपोर्ट को पढ़कर जो डिसीजन लेगा उसका सीधा असर पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, इसलिए उसमें पर्सनल ओपिनियन की जगह ठोस फैक्ट होना ज़रूरी है। ओके, तीसरा है फैक्ट एंड डाटा। तो रिपोर्ट हमेशा सही फैक्ट और डाटा पर बेस्ड होती है। अगर कहीं पर सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन यानी रिकमेंडेशन देने की ज़रूरी हो, तो उसे बड़े ही इथिकली और रिपोर्ट्स के अंदर मौजूदा डाटा के आधार पर ही सेम मतलब कि सामने रखना चाहिए, ठीक है। एंड चौथा है हमारा प्रैक्टिकल डायमेंशन। तो रिपोर्ट हमेशा डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आनी चाहिए। इसका यही प्रैक्टिकल और नीड टू नो एस्पेक्ट इसे बाकी की एकेडमिक और साइंटिफिक रिपोर्ट से अलग बनाता है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं बिजनेस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स। तो एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस रिपोर्ट को कभी भी किसी ऐसे की तरह लगातार नहीं लिखा जाता है। इसे हमेशा एक अब्रिज्ड स्टाइल यानी शॉर्ट और सटीक तरीके से लिखा जाता है, ताकि रीडर रिपोर्ट को जल्दी से नेविगेट कर सके और उसे मतलब उसके जो की एलिमेंट्स है उसको तुरंत पहचान ले वो, ठीक है। और इसे रीडेबल बनाने के लिए सही हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स एंड जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम्स और टेबल्स का यूज़ किया जाता है। और एक रिपोर्ट का मेन फंक्शन ही यही है कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन को जल्दी, साफ और इफ़िशिएंट तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है। दूसरा, रिपोर्ट छोटी भी हो सकती है, जैसे एक या 2 पेजेस की ब्रीफ रिपोर्ट्स, और बहुत लंबी भी हो सकती है, जैसे 100 या उससे भी ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट, जिसमें अलग-अलग चैप्टर्स और अपेंडिज शामिल हों, ठीक है। अगर रिपोर्ट बहुत लंबी है तो उसके शुरुआत में एक टेबल ऑफ कंटेंट और आखिर में एक इंडेक्स लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा, लेकिन आमतौर पर हर स्टैंडर्ड बिजनेस रिपोर्ट में ये 4 मेन एलिमेंट ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव समरी, ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह काम करती है जो रिपोर्ट के मेन पर्पस को शॉर्ट में बताती है। इसमें शॉर्ट में बताया जाता है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या मेथडोलॉजी यूज़ की गई थी और इसकी सबसे की फाइंडिंग्स या निष्कर्ष क्या निकले हैं, ठीक है। दूसरा, बॉडी, ये रिपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जहाँ पूरे एवोल्यूशन प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं। इसमें आपकी पूरी मेथडोलॉजी को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है और उन स्पेसिफिक इश्यूज को पहचाना जाता है जिन्होंने आपकी एवोल्यूशन पर असर डाला है, ठीक है। दूसरा, की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस। तो इस सेक्शन के अंदर आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई और डिस्कस करते हैं जो रिपोर्ट से निकलकर सामने आई हैं, ठीक है। और उनकी मतलब कि उन्हीं के बेसिस पर आप अपनी फाइनल जो सलाह है यानी रिकमेंडेशंस हैं वो देते हैं कि कंपनी को आगे क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन, और आखिर में आता है कंक्लूजन, जो आपकी सारी फाइंडिंग्स को बड़े ही साफ तौर पर मतलब कि साफ सुथरे ढंग से सम अप करती है, ठीक है, मतलब खत्म करता है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि आपका निष्कर्ष उसी ओरिजिनल क्वेश्चन का या इशू से जुड़ा हो जिसके लिए इस पूरी रिपोर्ट को शुरू किया गया था। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 3 है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो हम अब उन बैरियर्स के बारे में जानेंगे जो कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। ओके,
तो दोस्तों कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल होता है, लोगों के बीच साइन और सिंबल्स का यूज करके इंफॉर्मेशन शेयर करना। ठीक है। इस प्रोसेस में तीन सबसे इम्पोर्टेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सेंडर जो मैसेज भेजता है, दूसरा मैसेज जो बात कहनी है, और जो रिसीवर है, ठीक है, जो रिसीव करता है मैसेज को। ठीक है। अगर इस प्रोसेस में कोई रुकावट आ जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलत इन्फॉर्मेशन पास हो सकती है और बिजनेस में बड़ा लॉस भी हो सकता है। इन्हीं रुकावटों को हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इन बैरियर्स को शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर, मतलब लैंग्वेज की रुकावटें। तो सिमेंटिक बैरियर तब आते हैं जब सेंडर और रिसीवर के बीच लैंग्वेज या फिर वर्ड समझने में दिक्कत हो। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम पुअर मैसेज क्वालिटी। तो अगर आपका मैसेज क्लियर और कंसाइंस यानी छोटा नहीं है तो सामने वाले को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब कि उसे समझ नहीं आएगा। जैसे अगर एक बॉस ऐसे वर्कर से इंग्लिश में बात कर रहा है जो सिर्फ बंगाली समझता है, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब जब कोई ऐसी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या जार्गन का यूज करता है जिससे सामने वाला बिल्कुल अनजान हो, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मतलब कि मेंटल स्टेट की रुकावटें। तो ये बैरियर इंसान के माइंडसेट, इमोशन और मेंटल कंडीशन से जुड़े होते हैं, जो कम्युनिकेशन को मुश्किल बना देते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर प्री मेच्योर एवोल्यूशन है, किसी की पूरी बात सुने बिना ही पहले से अपना एक कंक्लूजन बना लेना। इससे ओरिजिनल मैसेज का मतलब बदल जाता है। दूसरा, लैक ऑफ अटेंशन, मतलब अगर रिसीवर कम्युनिकेशन के दौरान ध्यान नहीं दे रहा है तो वो उस मैसेज को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा और इंफॉर्मेशन खराब हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, मतलब कंपनी के रूल्स और स्ट्रक्चर। ये रुकावटें किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशन, हायरार्की की वजह से आती हैं। ओके। और जब किसी कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है या वहाँ बहुत सारे सुपरवाइजर हैं होते हैं, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक बात पहुँचते-पहुँचते बदल जाती है। ओके। और फ्री कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और दूसरा है कल्चरल बैरियर, मतलब संस्कृति के भेदभाव। तो दुनिया भर में अलग-अलग कल्चर्स हैं और उनके बीच का डिफरेंस कम्युनिकेशन में बैरियर बन सकता है। ठीक है। एक कल्चर में जो वर्ड्स बहुत कॉमन या नॉर्मल माने जाते हैं, हो सकता है दूसरे कल्चर में उस मतलब कि उसे अपशब्द समझा जाए। साथ ही अलग-अलग कल्चर्स में लोगों के बिलीव्स और सोचने का तरीका भी बहुत अलग होता है। ठीक है। और दूसरा है फिजिकल बैरियर्स, मतलब कि आसपास का एनवायरनमेंट। तो ये हमारे आसपास के माहौल और फिजिकल चीज़ों से जुड़ी रुकावटें हैं जो मैसेज को डिस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है। जैसे खराब या मेल फंक्शनिंग मशीनरी, और दूसरा बहुत तेज शोर, मतलब कि लाउड नॉइज और लॉक डोर्स, या फिर ऐसी बंद जगह जहाँ साउंड क्लियर ना हो। ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन को सही तरीके से ट्रांसफर होने नहीं देते हैं। और सिक्स्थ है साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब बॉडी और हेल्थ से जुड़ी रुकावटें। तो ये बैरियर्स अब मतलब तब आते हैं जब सेंडर या रिसीवर की बॉडी या हेल्थ में कोई फिजिकल लिमिटेशन हो, जैसे किसी को डिलेक्सिया हो या कोई नर्व प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसके बोलने या सुनने में दिक्कत हो। ऐसे में सेंडर अपनी बात सही से कह नहीं पाता और रिसीवर मैसेज को क्लियरली समझ नहीं पाता। ओके। दूसरा है टॉपिक इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके अंदर बात करें तो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए लीडर्स, एम्प्लॉयज और टीम के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है। आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहाँ रिमोट टीम्स हैं और लोग अलग-अलग टाइम ज़ोन से काम करते हैं, वहाँ सही से कम्युनिकेट करना जितना ज़रूरी है, उतना ही मुश्किल भी हो गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा और इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए इसको इम्प्रूव करने की दो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस को शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टू द पॉइंट एंड साफ बात करें। ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चाबी है क्लियरिटी और बात को छोटे तरीके से समझाना। ठीक है। आप जो वर्ड्स चुनते हैं वही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं।
दूसरा, ऑब्जेक्टिव और ऑडियंस पहले डिसाइड करें। बात करने या लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है? और अपने पॉइंट्स का एक छोटा-सा आउटलाइन बना लें ताकि कोई ज़रूरी बात ना छूटे, ठीक है? दूसरा चीज़ है फ्लोरी लैंग्वेज से बचें, मतलब कि घुमा-फिरा के बात करने या बहुत भारी-भारी वर्ड्स का यूज़ करने से बचें। इससे मतलब कि इसके अंदर सिर्फ मेन पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए ज़्यादातर बात करते टाइम, ताकि इफ़ेक्टिव रहे बात और सामने वाले को समझ भी आए। दूसरा, रिपिटेशन पर ध्यान दें। किसी बात को याद दिलाने के लिए रिपीट करना ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही बात बार-बार बोलेंगे तो सामने वाला ध्यान देने की बजाय उसको मतलब उसके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देगा, ठीक है? इसलिए लेस इज़ मोर का रूल फॉलो करें। दूसरा, बी प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम, मतलब कि कुछ भी बोलने से पहले या लिखने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहने वाले हैं और किस तरह कहने वाले हैं, ठीक है? एंड टू एंड सोचें। दूसरा, कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू से आखिर तक एनालाइज करें। अगर सामने से कोई सवाल या क्रिटिक मतलब कि सवाल जवाब आए तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, इसकी तैयारी पहले से रखें। दूसरी चीज़, डाटा और प्रूफ साथ रखें। अगर आप किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं तो उनके काम की स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा, नेगोशिएशन के लिए क्लियर रहें, मतलब कि अगर आप अप्रेजेबल, प्रमोशन या सैलरी हाइक के लिए बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और आपका बाकी मार्केट्स के हिसाब से क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है? किसी भी कॉर्पोरेट र्यूमर मतलब कि अफवाह पर भरोसा करने के बजाय हमेशा पब्लिक और ऑथेंटिक डाटा का यूज़ करें। ओके, एंड जो थर्ड है वो है बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। तो इसकी बात करें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन अक्सर हमारे वर्ड्स से ज़्यादा बात किए जाते हैं। मतलब अगर हम कहें, रिसर्च कहती है कम्युनिकेशन में 65% से 93% तक वेटेज नॉन वर्बल क्यूज का होता है, ठीक है? ट्रस्ट फैक्टर, अगर दोनों लोगों के बीच कोई डिस्प्यूट हो तो लोग बोलने से ज़्यादा सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, लीडर के लिए ज़रूरी, एक अच्छे लीडर को ये समझना मतलब समझ आना चाहिए, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय अनकंफर्टेबल है तो शायद वो डर के मारे बोले ना, या फिर अपनी आर्म्स क्रॉस करे, या फिर जो आई कांटेक्ट है उसे अवॉइड करे, ठीक है? इस तरीके के चीज़ों को समझना चाहिए। इन क्यूज को समझकर आप अपना कम्युनिकेशन स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है? फोर्थ है चेक ऑन योर टोन, मतलब अपनी टोन को सही रखें। आप क्या कह रहे हैं उसे कहीं ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप उसे किस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है? आपकी टोन आपके मैसेज को या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है या फिर बिल्कुल ख़राब बना देता है। और दूसरी चीज़ है मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। अगर आपके वर्ड्स और आपकी टोन मैच नहीं होगी, मिसमैच होगा तो एम्प्लॉइज़ का ट्रस्ट कंपनी और आप पर से उठ जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ है टोन के एलिमेंट्स। तो टोन का मतलब सिर्फ वर्ड्स चॉइस नहीं, बल्कि आपकी वॉइस की पिच, वॉल्यूम और इंटोएशन, मतलब बोलने का उतार-चढ़ाव भी है, ठीक है? और किसी डिस्प्यूट के टाइम एक पॉजिटिव और सोचा समझा वर्ड ट्रस्ट बिल्ड करता है, जबकि एक गलत वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर सकता है, ठीक है? अब दूसरा है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, मतलब कि ध्यान से सुनना सीखें। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, इसलिए बोलना जितना ज़रूरी है, सुनना उतना ही ज़रूरी है। एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट मर्जोरी नॉर्थ के अकॉर्डिंग, लोग आमतौर पर सामने वाले की सिर्फ आधी बात ही सुनते हैं, ठीक है? एक्टिव लिसनिंग का गोल क्या है? सामने वाले का पूरा मैसेज बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से समझना, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप बोलने वाले पर पूरा फोकस रखें और ध्यान से सुनते वक्त अपने दिमाग में पहले से ही क्रिटिसिज्म और या फिर काउंटर आर्गुमेंट मतलब पलट कर जवाब देना के लिए तैयार रहें, ठीक है? और दूसरी चीज़ है बिल्ड योर ईआई, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को समझें। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन की बुनियाद है। अब जब तक आप अपने खुद के फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज और मैनेज नहीं कर सकते, तब तक आप दूसरों से इफेक्टिवली
कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा है एम्पैथी, मतलब कि हमदर्दी। तो मार्गरेट एंड्रोस के अकॉर्डिंग जब आप अपने इमोशंस और उनके ट्रिगर्स को समझते हैं तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और एक्टिव लिसनिंग नेचुरल जो होती है, एक एम्प्लॉय के साथ एम्पैथी कन्वर्सेशन से मुश्किल सिचुएशन भी हैंडल हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है डेवलप अ वर्क प्लेस स्ट्रेटेजी फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की प्लानिंग करें कि आज के दौरान वर्क प्लेस पर अलग अलग फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं, इसलिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान होना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़े से बड़ा कम्युनिकेटर भी फेल हो सकता है। दूसरा जो है कि प्लान में क्या होना चाहिए, इस स्ट्रेटजी में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन कब और क्या मैसेज रिसीव करेगा। ठीक है, इससे सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पर सही इंसान तक पहुंचती है। इसमें ये भी फिक्स होता है कि किस तरह की बात के लिए कौन सा टूल जैसे ईमेल या फिर मीटिंग यूज किया जाएगा। ओके, और एट्थ जो है वो है हमारा क्रिएट पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मतलब अच्छा माहौल बनाना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है, और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है जहाँ ओपन कम्युनिकेशन ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी होती है तो वहाँ बात करना बहुत आसान हो जाता है। अगर एम्प्लॉयज़ को अपने मैनेजर पर पूरा भरोसा होगा तो वो उनकी बात को ज़्यादा खुले दिल से सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जाने तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना बोले सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज या हैंड मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है, इसमें आई कांटेक्ट बनाना या ना बनाना, किसी के पास खड़े होना और अलग अलग गेस्चर शामिल है। ठीक है, और कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि हमारी डेली लाइफ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल मतलब बोलने से 4 गुना ज़्यादा होती है। नॉन वर्बल चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी लगभग 80% कम्युनिकेशन हमारी एक्शंस और गेस्चर्स से होती हैं और सिर्फ 20% शब्दों से। ठीक है, और हम रोज़ाना हज़ारों नॉन वर्बल क्यूज़ जैसे पोस्चर, वॉइस टोन और यहाँ तक कि हमारे हैंडशेक और हेयर स्टाइल से भी जज होते हैं। ठीक है, कि हम कौन हैं। तो इनके कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन होता है, इसमें मतलब हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, किसी बात को सुनने से पहले हम अक्सर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उन्हें जज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक स्माइल या फिर चेहरे पर गुस्सा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा गेस्चर, मतलब कि हाथों का और बॉडी का इशारा बिना शब्दों के अपनी बात समझाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका होता है। सोच समझे इशारे या मूवमेंट करना, जैसे किसी चीज़ की तरफ उँगली करना और मतलब हाथ हिलाना या फिर थम्स अप दिखाना। ठीक है, इस तरह। अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग की। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छी लिसनिंग स्किल्स से आप बिजनेस या कम्युनिटी दोनों में बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं और लोगों के साथ जल्दी एग्रीमेंट्स पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि गलतफहमियां कम हो जाती हैं जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो। ठीक है, दूसरा एम्पैथी, मतलब कि हमदर्दी की भावना बिल्ड होती है। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है सामने वाले की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करना। अगर स्पीकर के चेहरे पर दुख या खुशी है तो आपके शब्दों और एक्सप्रेशन से भी वही झलकना चाहिए। ठीक है, इससे ओपन कम्युनिकेशन और एक गहरा रिश्ता बनता है। दूसरा लिमिट्स जजमेंट, मतलब कि बिना जज किए सुनना। जब भी आप किसी को पूरे फोकस और बिना किसी प्री जजमेंट पहले से ही कोई राय बनाए बिना सुनते हैं तो आप उनके व्यू पॉइंट को समझ पाते हैं। ठीक है, एक ओपन माइंड के साथ सुनने से सामने वाले के लेक्चर या बात आपको ज़्यादा सेंसिबल और सही लगती है। ठीक है, दूसरी इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप, इससे आपके बिजनेस रिलेशनशिप में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है जब आप किसी कस्टमर को या टीम को अच्छे से समझते हो, सुनते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो।
ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। देन जो फिफ्थ है वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब कि काम करने की क्षमता बढ़ना। जो लोग अच्छे से सुनते हैं वो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं और ये समझते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और मीटिंग और ग्रुप्स प्रोजेक्ट में लोग सोचते हैं कि सिर्फ बोलना ही पार्टिसिपेशन है, पर सच तो ये है कि सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे मिस्टेक्स कम होती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और सिक्स्थ है हिनेंस लीडरशिप स्किल्स, मतलब कि एक कॉम्पिटेंट लीडर वही है जो सबको रिस्पेक्ट दे और सबकी बात सुने, ठीक है। एक्टिवली सुनने से आप अपनी टीम के अलग अलग पॉइंट्स को, मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू और आइडियाज से कनेक्ट कर पाते हैं। जब एम्प्लॉय को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है तो उनका ट्रस्ट लीडर पर बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। और सेवंथ है प्रोवाइडिंग फीडबैक। आप किसी बोलने वाले को एक परफेक्ट और सही फीडबैक तभी दे सकते हैं जब आपने उनकी बात को शुरू से आखिर तक एक्टिवली सुना हो, ठीक है। फीडबैक का मेन मकसद ही सामने वाले को ये बताना होता है कि उनका मैसेज सही तरीके से डिलीवर हुआ है, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है अपने खुद के और दूसरों के इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने, ठीक है, और उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की कैपेसिटी, ओके। इसमें 4 मेन एबिलिटीज दी गई हैं। पहली है सेल्फ अवेयरनेस, फिर है सेल्फ कंट्रोल, देन है एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ओके। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये हमारी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने और ह्यूमन डेवलपमेंट और लोगों के साथ इंटरपर्सनल कनेक्शन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन चारों पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को समझना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। इससे एक इंसान अपने खुद के इमोशन, अपनी स्ट्रेंथ, शॉर्टकमिंग्स मतलब कमियों और वैल्यूज़ को पहचान पाता है। जब आप अंदर से अवेयर होते हैं तो आप बेहतर डिसीजन मेकिंग, सही गोल सेटिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आराम से कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन। तो इमोशंस पर कंट्रोल, मतलब कि तो इमोशनल इंटेलिजेंस से सेल्फ रेगुलेशन बढ़ता है। यानी मुश्किल हालात मतलब डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी आप अपने गुस्से, इम्पल्सेस और बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी झेलने की क्षमता और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट की एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, ओके। थर्ड है एम्पैथी, मतलब दूसरों के प्रति हमदर्दी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी एम्पैथी को बेहतर बनाता है, जिसका मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनके दुख सुख के रेजोनेट करना, ठीक है। और एम्पैथी के आसपास के रिश्ते मजबूत होते हैं इससे, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बनता है जो एफिशिएंट कम्युनिकेशन में मदद करता है, ठीक है। और फोर्थ है इंटरपर्सनल एबिलिटी एंड सक्सेस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लड़ाई झगड़े को सॉल्व करना, दूसरा टीम में मिलकर काम करना और लीडरशिप क्वालिटीज दिखाना, ठीक है। ये टैलेंट्स आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल करियर दोनों में बहुत ही बड़ी सक्सेस दिलाने में मदद करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कंक्लूजन में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करने से हमारी इमोशनल वेलबींग बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ओके। तो इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं। तो अब फोर्थ चैप्टर है लीडरशिप, टीम बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर। तो इसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ और करियर में आगे बढ़ना है तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, एक तो लीडरशिप और आपकी पर्सनैलिटी। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए और करियर में ग्रोथ पाने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी नहीं होती, आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना होगा, जैसे कि अच्छा लिसनर बनना, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना और समझना, गुड पिचिंग स्किल्स मतलब अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने असरदार तरीके से रखना, और बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर मतलब अपनी बात को क्लियर और सही ढंग से समझाना, ठीक है। अगर आप किसी मनचाही जॉब या पोजीशन को पाना चाहते हैं तो आपका एक स्टडी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी
आपने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही लीडरशिप रोल को अच्छे से निभाया हो, ठीक है। अगर मतलब कि और याद रखिए, जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं, वो हमेशा खुद को इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढते रहते हैं। दूसरा, टीम बिल्डिंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है टीम बिल्डिंग स्किल्स। इसका मतलब है ये समझाना कि एक वर्क प्लेस में मिलकर एज अ टीम कैसे काम किया जाता है और इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े होना आम बात है, बट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों में गुस्सा, दुख और डिसअपॉइंटमेंट जैसी नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होती है। अगर इसको गलत तरीके से हैंडल किया गया तो रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको सही से हेल्दी तरीके से रिजॉल्व किया गया तो ये सब आपके सामने, मतलब कि आपके सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मदद करता है, ठीक है। इसे इससे क्या होता है कि आपसी ट्रस्ट बढ़ता है और आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं वर्किंग इंडिविजुअली एंड इन अ टीम के बारे में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला इंडिविजुअल वर्क मतलब अकेले काम करना, और दूसरा टीम वर्क मतलब मिलकर काम करना। तो दोनों ही वर्किंग स्टाइल के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान होते हैं, ठीक है। सही तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि काम किस तरह से, मतलब किस तरह का है, ठीक है। और अगर आपके पास इन दोनों की पैटर्न्स में काम करने की एक्सपर्टीज है तो आपकी वैल्यू किसी भी वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, सबसे पहला इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल वर्क का मतलब होता है बिना किसी की मदद के इंडिपेंडेंटली अपने टास्क को पूरा करना। जब आप अकेले काम करते हैं तो आपका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। और काम किस डायरेक्शन में जाएगा और किस प्रोसेस से होगा, इस पर आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है। और अकेले कंसंट्रेट करने से आप अपनी काम करने के तरीके को बेहतर और इफिशिएंट बना सकते हैं। ओके, दूसरी चीज, इंडिपेंडेंटली काम करना चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, लेकिन ये काफी इंजॉयबल भी होता है, क्योंकि आपको किसी और टीम मेंबर पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये आपके कॉन्फिडेंस और आपके आइडियाज की एक्यूरेसी का बहुत, मतलब कि एक बड़ा टेस्ट होता है। दूसरा, एडवांटेज ऑफ वर्किंग अलोन। अगर अकेले काम करने के फायदे की बात करें तो इससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं। टीम में काम करते वक्त अक्सर लोग अलग अलग ओपिनियंस और हैबिट्स और आइडियाज लेकर आते हैं, जिससे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं और कुछ कम, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई होने का डर रहता है। लेकिन जब आप अकेले काम करते हैं तो डिसीजन मेकिंग और वर्क फ्लो आपके हाथ में होता है, जिससे आपसी झगड़े खत्म हो जाते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, ठीक है। दूसरा, इससे क्या होता है कि इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। अकेले काम करते वक्त आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बहुत तेजी से कंसंट्रेट करके काम करते हैं, ठीक है। और आपको किसी और के इनपुट का वेट नहीं करना पड़ता है, जिससे आपका अपना पूरा एफर्ट लगता है, मतलब कि आप पूरा एफर्ट्स लगा पाते हैं और आउटपुट बहुत बेहतर निकल के आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप खुद बॉस होते हैं उस चीज के अंदर, आपके ऊपर कोई और नहीं होता। मतलब अकेले काम करने से आपको खुद का मैनेजर बनने का मौका मिलता है। आप अपने गोल्स खुद सेट करते हैं और अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाकर काम करते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव नेचर का के हैं तो ये स्टाइल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ आपको मिलता है, जिससे सीनियर की नज़र में आपकी अलग पहचान बनती है। दूसरी चीज, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से छुटकारा। मतलब कि जब आप अकेले काम करते हैं तो आपको अलग अलग पर्सनैलिटीज और उनके ड्रामे से डील नहीं करना पड़ता है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि आपको अपना काम कैसे एंजॉय करना है और कैसे कंप्लीट करना है। एक और चीज है कि इससे स्ट्रेस वाला माहौल कम हो जाता है। मतलब अकेले काम करते टाइम आप कम स्ट्रेस लेते हो, रिलैक्स होके काम करते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं अकेले काम करने में। अब हम बात करें वर्किंग इन अ टीम, मतलब टीम में काम करना। तो टीम वर्क का मतलब होता है जब आप एक ही गोल को पाने के लिए एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। और दूसरे लोगों के साथ काम करने
से आपको अलग-अलग डाइवर्स थॉट्स और नए पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं और हर किसी का अलग अप्रोच टीम की सक्सेस और लर्निंग में मदद करता है, ठीक है? और इसके साथ ही टीम में क्लोज होकर काम करने से वर्क प्लेस रिलेशनशिप मजबूत होते हैं और एक कनेक्टेड इन्वायरमेंट बनता है इससे, ठीक है। अब इसकी क्वालिटीज टू इम्प्रूव टीम वर्क स्किल की बात करें तो अपनी टीम वर्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आपके अंदर ये 7 क्वालिटीज होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली कम्युनिकेशन, एक क्लियर और एफिशिएंट तरीके से बात करना सबसे क्रिटिकल टीम वर्क स्किल है, ठीक है। जब आप दूसरों के साथ कम मतलब काम करते हैं तो सही थॉट्स, आइडियाज़ और जानकारी शेयर करना ज़रूरी होता है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स शामिल हैं, ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क के अंदर हर मेंबर को पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने टास्क को टाइम पर और एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और जब पूरी टीम अपनी जिम्मेदारी लेती है तभी सब मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ पाते हैं, ठीक है। थर्ड है ऑनेस्टी। वर्क प्लेस पर ऑनेस्ट रहने का मतलब है कि अगर डिसएग्रीमेंट हो, मतलब मतभेद हो, तो उस पर बात की जाए। अगर आप कोई टास्क टाइम पर पूरा नहीं कर पाए हैं या मुश्किल अपडेट है तो उसे सच सच शेयर करें। बिना ट्रांसपेरेंसी के टीम में ट्रस्ट नहीं बनता और काम एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाता, ओके। और फोर्थ है एक्टिव लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना। जैसे बोलना ज़रूरी है वैसे ही ध्यान से सुनना भी ज़रूरी है ताकि टीम में आपसी ट्रस्ट बने, ठीक है। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब है जब कोई अपना आइडिया या फीलिंग शेयर कर रहा हो तो पूरे फोकस के साथ उसकी बात को सुनो और बात को गहराई से समझने के लिए फॉलो अप क्वेश्चन पूछना। फिफ्थ है हमारा एम्पैथी। तो अपने टीममेट्स के लिए एम्पैथी रखने से आप उनके मोटिव्स और फीलिंग्स को बेहतर समझ पाते हैं। जब आप वक्त निकाल कर ये देखते हैं कि दूसरे कैसे सोचते हैं और काम करते हैं तो आप उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है कोलैबोरेशन, मतलब मिलकर काम करना। तो टीम वर्क बनता ही इसलिए है ताकि अलग-अलग स्किल्स और टैलेंट वाले लोग एक साथ एक ही गोल के लिए काम कर सकें, ठीक है। अपने टीममेट्स के साथ आइडिया शेयर करना, एक दूसरे के काम को बेहतर बनाने और आपसी मदद से एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करने की खड़ी करना ही असली कोलैबोरेशन होता है, ओके। और सेवंथ जो है वो है अवेयरनेस, माहौल की समझ। तो टीम में आपको हमेशा टीम डायनेमिक, टीम के माहौल की अवेयरनेस होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक ही इंसान पूरी कन्वर्सेशन को डोमिनेट कर रहा है और दूसरों को बोलने नहीं दे रहा है तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है ताकि सब बराबर कंट्रीब्यूट कर सकें। वैसे ही अगर कोई शर्मीला या हेजिटेट है तो उसके लिए ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जहाँ वो कंफर्टेबल होकर अपनी यूनिक स्किल्स शेयर कर सके, ओके। अब आगे हम बात करते हैं लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप क्या होती है। तो लीडरशिप के बारे में बात करें तो इन टुडे वर्क प्लेस लीडरशिप स्किल बहुत ज़रूरी है ताकि टीम को बिल्ड किया जा सके और उन्हें सही डायरेक्शन देकर काम पूरा करवाया जा सके, ठीक है। और माना जाता है कि कुछ क्वालिटीज इनबॉर्न, मतलब जन्म से होती हैं, लेकिन एक अच्छी लीडरशिप के लिए ज़रूरी ज़्यादातर स्किल्स को सीखा जा सकता है। और लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त आप इन तरीकों से अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली मोटिवेटिंग अदर्स, मतलब दूसरों को बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करना। दूसरा गिविंग एंड टेकिंग क्रिटिसिज्म, मतलब फीडबैक देना और उसे पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करना, ठीक है। और दूसरा ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को सही ढंग से प्लान और मैनेज करना। दूसरा डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सही इंसान को सही काम की जिम्मेदारी सौंपना। और मॉनिटरिंग अ टीम प्रोग्रेस, मतलब टीम कैसे परफॉर्म कर रही है इस पर नजर रखना, ठीक है। और साथ ही साथ लर्निंग ऑन द जॉब, मतलब काम करते करते रोज नई चीजें सीखना। तो लीडरशिप स्टाइल, एक कंसिस्टेंट लीडरशिप स्टाइल होने से एम्प्लॉयज के लिए चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका जो लीडर उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर आपका अप्रोच हर रोज बदलेगा तो स्टाफ अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट अप्रोच ही वर्क प्लेस पर ट्रस्ट बनाता है, ओके। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं
सबसे पॉपुलर लीडरशिप स्टाइल और कौन सी हैं। तो सबसे पहला अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक मतलब कि तानाशाह, ठीक है। तो इस स्टाइल में लीडर के पास क्लियर आइडिया होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब तक पूरा करना है, ठीक है। वो अपने एम्प्लॉयज से कोई सजेशन या इनपुट नहीं मांगते हैं, ठीक है। इसका नुकसान क्या है? रिसर्च का मानना है कि इस स्टाइल के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज कम क्रिएटिव होते हैं और अक्सर छुट्टियां लेते हैं, ठीक है, एब्सेंट रहते हैं और बहुत जल्द जॉब छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज है डेमोक्रेटिक, ठीक है, और पार्टिसिपेटिव, मतलब कि ये ऑटोक्रेटिक से बिल्कुल उल्टी है। यहाँ लीडर इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं लेकिन साथ ही एम्प्लॉयज को सजेशन और आइडियाज शेयर करने के लिए इंकरेज करते हैं, ठीक है। ये अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए खुद भी ग्रुप टास्क में मदद करते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है? स्टडीज कहती हैं कि ये सबसे इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। इसमें एम्प्लॉयज हाई क्वालिटी और ज्यादा क्वांटिटी में काम डिलीवर करते हैं, ठीक है। दूसरा है डेलीगेटिव और फ्री रीजन, मतलब खुली छूट देना। इस स्टाइल के अंदर लीडर्स अपने ग्रुप मेंबर्स को लगभग सारे डिसीजन खुद लेने की आदत देते हैं और खुद बहुत कम या ना के बराबर गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो शर्त ये है कि ये अप्रोच सिर्फ तभी काम करता है जब आपके वर्कर्स बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड हों, ट्रस्टेड हों और एक्सपीरियंस्ड हों, ठीक है, जिन्हें बार-बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा है हमारा क्रिस्मेटिक, मतलब कि क्रिस्मेटिक लीडर्स अपनी एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग बातों से टीम में जोश भर देते हैं, लेकिन अक्सर ये थोड़े ईगो ड्रिवन होते हैं। इन्हें लगता है कि टीम उनकी वजह से ही अचीव कर रही है। इसी वजह से एम्प्लॉय भी ये मानने लगते हैं कि मैनेजर के बिना प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब कि ये बहुत इंस्पायरिंग लीडर होते हैं जो टीम को अपने बड़े विजन के साथ जोड़ लेते हैं। अगर ये किसी कंपनी के सीईओ हैं तो ये कंपनी का फ्यूचर बदलने की ताकत रखते हैं, ठीक है। ये बिग पिक्चर्स पर फोकस करते हैं, डिटेल्स पर नहीं। और इसीलिए इन्हें काम सही से चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। ओके। और सिक्स्थ है सिचुएशनल, मतलब कि सिचुएशनल रीडर किसी एक स्टाइल पर टिके नहीं रहते हैं। वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और सामने वाले एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को देखकर ऊपर अ, बताई गई अलग-अलग स्टाइल्स को मिक्स करके और मैच करके करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीम बिल्डिंग। तो टीम बिल्डिंग क्या है? टीम बिल्डिंग एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है जो एक नॉर्मल वर्किंग ग्रुप को एक एकजुट और मजबूत यूनिट में बदल देता है, ठीक है। इसमें टीम मेंबर्स ना सिर्फ ग्रुप टास्क को पूरा करने की उम्मीद रखते हैं बल्कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं और मतलब कि और एक दूसरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि अलग सोचने और तरीकों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एक इफेक्टिव टीम बिल्ड करने के लिए यहाँ पे 6 तरीके बताए गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, कीप क्लियरली डिफाइंड गोल, मतलब कि बिल्कुल क्लियर गोल रखना। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस एक क्लियर गोल से शुरू होती है जो टीम के हर मेंबर को पता होना चाहिए। एक क्लियर पर्पस बनाने के लिए आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। सबसे पहला मिशन स्टेटमेंट, मतलब कि मेन मकसद, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव और की रिजल्ट, देन की परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स एंड स्पेसिफिक डिलीवर्स, मतलब कि क्या काम कब तक देना है, ठीक है। जब टीम के पास एक स्पेसिफिक गोल होता है तो टाइम और रिसोर्सेज को सही जगह लगाना आसान हो जाता है। इससे एम्प्लॉयज को समझ आता है कि उनका रोल क्या है और उनका काम प्रोजेक्ट की ओवरऑल सक्सेस में कैसे मदद कर रहा है। ओके। इसके बाद है दूसरा, क्लियरली डिफाइन रोल एंड रिवॉर्ड्स। तो टीम मेंबर्स को उनके शुरुआती गोल अचीव करने या अच्छी प्रोग्रेस दिखाने पर रिवॉर्ड्स देना उन्हें मोटिवेटेड रखता है। दूसरा, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि काम की तारीफ करने से बाकी टीममेट्स को भी अपने रोल की इम्पोर्टेंस समझ आती है और उनका मोराल बढ़ता है। और ज़रूरी नहीं कि तारीफ सिर्फ लीडर करे, टीम के बाकी लोग भी अच्छे काम या किसी बढ़िया आइडिया पर पॉजिटिव फीडबैक देकर एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा है क्रिएट अ प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, मतलब कि काम का अच्छा माहौल बनाना।
तो हर एक टीम प्रोजेक्ट तभी ग्रो करता है जब उसे सही इन्वायरमेंट मिलता है। प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त फिजिकल स्पेस को टीम की ज़रूरत के हिसाब से सेट करें और ये ज़रूर सोचें कि टीम को कौन से टूल चाहिए, किन लोगों से कनेक्ट करना है और उस जगह को यूज़ करने के लिए कितना वक्त ज़रूरी है, ठीक है। और फोर्थ है स्पेस फॉर क्रिएटिविटी। तो नए आइडियाज़ की आज़ादी, इसका मतलब क्रिएटिविटी किसी भी सक्सेसफुल टीम प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सबसे पहली बात, ग्रुप के रूप में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करना और नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही वाइटल है, ज़रूरी है। ऐसे करने से हर किसी का एक यूनिक पर्सपेक्टिव सामने आता है, जिससे किसी भी प्रॉब्लम के अलग-अलग और बेहतर सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है प्रोपोगेट ओपन कम्युनिकेशन, खुलकर बात करने की छूट। तो एक इफेक्टिव टीम वर्क के लिए ओपन और ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और टीम मेंबर्स के अंदर इतना कंफर्ट होना चाहिए कि वो बिना किसी डर के अपने आइडियाज़ और ओपिनियन शेयर कर सकें, ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल दे सकें, ठीक है। और क्लियर कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बढ़ता है और वो सारे बैरियर्स, रुकावटें टूट जाती हैं जो काम को स्लो करती हैं, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा फाउंडेशन सेट करें, जैसे कब और कैसे ईमेल्स और ऑनलाइन मैसेजेस, फ़ोन कॉल या मीटिंग्स का यूज़ करना, ठीक है। सिक्स्थ है मीट आउटसाइड द वर्क प्लेस, ऑफिस के बाहर मिलना। बहुत बार ऑफिस के फॉर्मल इन्वायरमेंट से बाहर निकलकर लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑफिस से बाहर मिलने से को वर्कर्स के बीच एक अच्छा रिश्ता बनता है, तालमेल बनता है, वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और इससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, ओके। अब इसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस और टूल्स और स्किल्स का यूज करना जिससे आपसी मतभेद और झगड़े, डिस्प्यूट्स को एक क्रिएटिव और रिस्पेक्टफुल तरीके से मैनेज किया जा सके, ठीक है। इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए मिलकर कोलैबोरेटिवली कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने की एबिलिटी शामिल होती है, ठीक है। जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, सामने वाले की बात को बिना जज किए ध्यान से सुनना। दूसरा असर्टिव स्पीकिंग, बिना गुस्से हुए या बिना डरे अपनी बात को पूरे आत्म आत्मनिर्भरता और क्लियरिटी के साथ सामने रखना, ठीक है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना एक आर्ट है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से हैंडल करना एक कला है। क्यों कोई भी इंसान ट्रेनिंग, कोचिंग और ऐसे लीडर्स को देखकर जो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं, यानी वॉक द टॉक, अपनी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग कॉम्पिटेंस, की क्षमता को बढ़ा सकता है। और प्रैक्टिशनर की मदद, कि बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रैक्टिशनर, कि एक्सपर्ट की डायरेक्ट इंटरवेंशन, मदद ली जा सकती है, ठीक है। और जिससे कंपनी के एम्प्लॉयज कॉन्फ्लिक्ट से डील करने में एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सक्सेसफुल लीडर की सोच। तो कामयाब लीडर्स जानते हैं कि इन स्किल्स का कंपनी की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पर कितना बड़ा असर पड़ता है। स्किल्स ना होने का नुकसान, अगर एम्प्लॉयज में ये स्किल्स नहीं होंगी तो उनका मोराल टूट जाएगा और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और लोग तेजी से जॉब छोड़कर भागने लगेंगे, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी बात ये है कि अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाना का खर्चा बहुत कम है उस नुकसान के मुकाबले जो एक ना सुलझे हुए झगड़े, कि अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंपनी को झेलना पड़ता है, ओके। तो यहाँ हमारा ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है चैप्टर 4 का। अब हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस बुक का, चैप्टर 5। हमारा 5th चैप्टर है नेगोशिएशन स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ नेगोशिएशन। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी लाइफ एक तरह की आइडियल या नेगोशिएशन है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हर वक्त किसी न किसी तरह से अपने आसपास के लोगों और सराउंडिंग्स के साथ नेगोशिएट यानी समझौता कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में कौन कितना कामयाब होता है? सिंपल है, वही इंसान सक्सीड करता है जो सही से बार्गेन, कि मोल तोल कर सके, लोगों को परस्यूड, कि मना सके और अपने आइडियाज या चीजों को सही तरीके से सेल कर सके, ठीक है।
नेगोशिएशन और सेलिंग सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, अक्सर लोगों को लगता है कि नेगोशिएशन और सेलिंग का मतलब सिर्फ दुकानदारी या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचना होता है। लेकिन आज के डायनेमिक्स मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, अपने आइडियाज, अपने विजन्स और स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, यहाँ तक कि अपनी खुद की पर्सनैलिटी, टैलेंट और पोटेंशियल्स को भी हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसलिए नेगोशिएशन स्किल्स और सेलिंग स्किल्स को सीखना आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे? जब हम यहाँ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं, इसका असली मतलब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप आमने सामने किसी एक पर्सन से बात करते हैं। और दूसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, जब आप पूरे ग्रुप या टीम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर इस यूनिट में हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं और कितनी टाइप की होती हैं। साथ ही हम अलग अलग नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज और सेलिंग स्किल्स को सीखेंगे, जिससे आप अलग अलग तरह के क्लाइंट्स को बहुत ही आसानी और कामयाबी से हैंडल कर सकेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें बात करनी है नेगोशिएशन स्किल्स पर। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये ऐसी इंटरपर्सनल एबिलिटीज यानी आपसी बातचीत की खूबियां हैं जिनका यूज हम बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करते हैं। इसका मेन जो मोटिव होता है, मकसद होता है, वो है सही इंफॉर्मेशन और डाटा को प्रोसेस करना। दूसरा, बातचीत के बीच एक कम्युनिकेशन गैप को कम करना। दूसरा, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लड़ाई झगड़े या मतभेद को रिजॉल्व करना। ओके, और चाहे आमने सामने की बात हो या ग्रुप की, या फिर एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाना जहां सब मिलकर काम कर सके। ठीक है, और दूसरी चीज है कोलैबोरेटिंग नेटवर्क्स। तो लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये सब करते वक्त आपको अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स और फायदे को भी प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरा, नेगोशिएशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, कोई अकेली स्किल नहीं है। इसके अंदर ये मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्किल्स एक साथ काम करती हैं। जब अलग अलग पार्टीज के पर्सपेक्टिव, इंटरेस्ट और गोल्स बिल्कुल अलग होते हैं तब उनके बीच एक आम सहमति बनाना ही नेगोशिएशन होती है। ओके, इसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात को बिल्कुल साफ और असरदार तरीके से सामने वाले को समझाना। ठीक है, उसके सामने रखना। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग, मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। और तीसरा है फैक्ट फाइंडिंग, मतलब किसी भी डिसीजन से पहले सही फैक्ट्स और डाटा को इकट्ठा करना। अब फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अगर कोई रास्ता ना निकल रहा हो तो नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, इन शॉर्ट कहें तो नेगोशिएशन का आखिरी गोल होता है एक ऐसी म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन ढूंढना जिसमें दोनों साइड का फायदा हो, यानी एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन। ओके, अब आते हैं हम आगे टाइप ऑफ नेगोशिएशन पे। तो हमारे गोल्स, हमारी जो इच्छाएं हैं और आउटकम्स के बेसिस पर नेगोशिएशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो चलिए इनको एक एक करके बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहला जो है टाइप, वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग नेगोशिएशन। इसको आप एक जीरो सम गेम की तरह समझ सकते हैं, यानी एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान होना पक्का है। इसको पोजिशनल नेगोशिएशन भी कहते हैं। ये तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों, जैसे जब आप किसी मार्केट में कपड़े खरीदते वक्त फिक्स बजट में मोल तोल करते हैं। ठीक है, यहाँ जितना पैसा आप बचाएंगे सामने वाले का उतना ही नुकसान होगा। दूसरा है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, ये बिल्कुल इसका उल्टा है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आपसी फायदे पर काम करता है। ठीक है, इसका पूरा फोकस कोलैबोरेशन और एक प्रोडक्टिव पार्टनरशिप पर होता है। ये नेगोशिएशन हमेशा से एक विन विन रिजल्ट क्रिएट करती है, जहां दोनों पार्टीज मिलकर ऐसे क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढती हैं जिससे सबका फायदा हो। ठीक है, थर्ड है कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन। इसमें हर पार्टी बहुत असर्टिव होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागती है और पूरे प्रोसेस पर डोमिनेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसका एक ही सिंपल रूल होता है, आई विन यू लूज, मतलब मैं जीतूंगा और तुम हारोगे।
यहाँ दोनों साइड के दूसरों मतलब दोनों साइड एक दूसरे को हराने की माइंडसेट लेकर चलते हैं। फोर्थ है कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन। ये तब होता है जब दोनों पार्टीज लगभग बराबर की पावरफुल और रिसोर्सफुल होती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं होता, इसलिए दोनों बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मिडिल ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इसमें दोनों ही साइड बार्गेनिंग के दौरान थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस यानी कंसेशन करती हैं, ठीक है, ताकि डील फाइनल हो सके, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ है अवॉइडेंस नेगोशिएशन। क्या है? तो जब दोनों पार्टी नेगोशिएशन को अवॉइड करती हैं या फिर आपसी मतभेद की वजह से बातचीत फेल हो जाती है, तो उसे अवॉइडेंस नेगोशिएशन कहते हैं। ये एक आई लूज यू लूज सिचुएशन बनती है जहां किसी का भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। फायदा ये सिर्फ तभी काम आती है जब मुद्दा बहुत छोटा हो या फिर बार्गेनिंग के लिए सही वक्त ना हो, ठीक है। और नुकसान क्या है? इससे हमेशा दोनों के बीच एक ट्रस्ट डिफिक्ट मतलब भरोसे की कमी दिखती है और आगे के लिए रिश्ते खराब होते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी नेगोशिएशन दूसरा है हमारा, जब तीसरा बंदा बीच में आए। तो कुछ नेगोशिएशन ऐसी होती हैं जहां मामला सुलझाने के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। ये दोनों तरह मतलब कि ये दोनों तरफ की होती है। एक सबसे पहली बात, इसमें एक थर्ड पार्टी बीच में आकर सिर्फ सजेशन देती है और दोनों के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर करती है ताकि लड़ाई सुलझ सके, ठीक है। ये बिल्कुल दोस्तों की लड़ाई में किसी तीसरे दोस्त के आने जैसा है, ठीक है। दूसरा है आर्बिट्रेशन। ये थोड़ा फॉर्मल और लीगल होता है, इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है जो पूरे प्रोसेस को मॉडरेट करती है और आखिरी में एक लीगली बाइंडिंग डिसीजन, एक ऐसा फैसला जो दोनों को हर हाल में मानना ही पड़ेगा, सुनाती है वो, जैसे कोर्ट या किसी ऑफिशियल पैनल का फैसला हो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो है हमारा नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज पर। तो अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल आसान वर्ड्स में कहें तो नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज जो हैं यानी चालों और तरीकों का एक ऐसा सेट होता है ये, जिसका इस्तेमाल हम नेगोशिएशन के दौरान अपने स्पेसिफिक गोल्स या मनचाहे आउटकम्स को हासिल करने के लिए करते हैं। जब जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे डिस्कशन में शामिल सभी पार्टीज का इंटरेस्ट मतलब किस चीज में है, दूसरा इस डील के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं, और दूसरा और रास्ते में क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस यानी मुश्किलें आ सकती हैं, ठीक है। और दूसरा, एक इफेक्टिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज की क्या पहचान है? तो एक अच्छी और शानदार स्ट्रेटजी हमेशा दो मेन काम करती है। सबसे पहला, क्लियरली डिफाइन द गोल। ये बिल्कुल साफ साफ तय करती है कि आखिरकार आप इस नेगोशिएशन से क्या हासिल करना चाहते हैं। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं बात कर सकते, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाइज चॉइस, प्रायोरिटीज एंड इंटरेस्ट। ये सिर्फ आपके ये नहीं बल्कि सामने वाली पार्टी की भी चॉइस, उनकी प्रायोरिटीज और उनके इंटरेस्ट को अच्छे से समझाती है और आइडेंटिफाई करती है। तो इन शॉर्ट कहें तो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको ब्लाइंड होकर डील में जाने से बचाती है और आपको पहले से ही हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखती है, ओके। अब आगे हम बात करेंगे इफेक्टिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज के बारे में, ठीक है, जो कि हैं हमारी गैदर रेवलेंट डाटा। तो इसके अंदर क्या होता है कि डील टेबल पर बैठने से पहले आपके पास पूरा डाटा, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप अपनी बात को सबूत के साथ प्रूव कर सकें। फोर्थ है आइडेंटिफाई, बताना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बताना मतलब कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, ओके। इसका मतलब है कि अगर ये डील फेल हो गई तो आपके पास बैकअप प्लान है। आपने वैल्यू एनालिसिस के लिए BATNA पता होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा जो फिफ्थ है वो है ब्रिज ट्रस्ट डिफिसिट, मतलब कि अगर दोनों पार्टीज के बीच भरोसे की कमी है तो ये स्ट्रेटजीज उस गैप को कम करती है, ठीक है। और एक क्रिएटिव मिलकर काम करने वाली रिश्ता लकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। सिक्स्थ है फिगर्स आउट कंसेशन,
इन एडवांस, मतलब कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि डील पक्की करने के लिए आप किस हद तक समझौता यानी छूट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7th है एम्प्लॉयज एक्ट नेगोशिएशन। इस स्ट्रेटजीज के तहत हमेशा उन लोगों को आगे किया जाता है जो नेगोशिएशन में एक्सपर्ट हों और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। इसके बाद है 8th जो है मेंटेन्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि किसी एक बात पर अड़े नहीं रहना, और एक अच्छी स्ट्रेटजी हमेशा फ्लेक्सिबल होती है ताकि सिचुएशन के हिसाब से बदलकर एक बेहतर रिजल्ट निकाला जा सके। ओके। और 9th है एनालिसिस पावर डायनेमिक्स एंड रिस्क। तो ये इसके अंदर क्या है कि ये पहले ही देख लेती है कि सामने वाली पार्टी आपसे कितनी ज्यादा या कम पावरफुल है, ठीक है, और इस डील में क्या क्या नुकसान या रिस्क हो सकते हैं। ओके। उसके बाद लास्ट है 10th एड्रेस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब सबसे आखिर और जरूरी बात, पूरे प्रोसेस में ईमानदारी और एथिकल स्टैंडर्ड मतलब उसूलों का पालन किया जाता है ताकि कोई गलत तरीका ना अपनाए, ठीक है। अब हम लास्ट जो है हमारा टॉपिक इस चैप्टर का, वो है सेलिंग स्किल्स, उसकी बात करते हैं। तो सेलिंग स्किल्स का मतलब होता है ऐसी एबिलिटीज और टेक्निक्स का सेट जिससे कोई इंसान मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज तो पहचानता है और अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक वैल्यू क्रिएट करता है, और साथ ही क्लाइंट्स को कन्वेंस यानी परस्यूट करता है ताकि वो सही चॉइस करे और परचेज करे, ठीक है। ये स्किल्स आपको 3 चीजों में मदद करती हैं। सबसे पहले कस्टमर की जरूरत को अच्छे से समझने में, दूसरी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के फायदे उन्हें असरदार तरीके से बताने में, और तीसरा है और नॉर्मल क्लाइंट्स को पोटेंशियल बायर मतलब असली ग्राहक में बदलने में, ठीक है। और एक चीज और है, सक्सेसफुल सेलर के पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। तो एक कामयाब सेलर बनने के लिए आपके पास ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला फ्लुएंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत जरूरी है। आपकी बातचीत इतनी साफ और प्रभावशाली होनी चाहिए कि आप क्लाइंट की हर दिक्कत और कंसर्न को दूर कर सकें और प्रोडक्ट के फायदे उन्हें ध्यान से समझा सकें, ठीक है। दूसरी चीज एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। एक अच्छा सेलर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरे क्लाइंट की भी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, ठीक है, जिससे क्लाइंट को लगता है कि उसकी वैल्यू है और इससे बातचीत प्रोडक्टिव बनती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या है कि आप जो बेच रहे हैं आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको खुद अपने प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आप सामने वाले का भरोसा कभी नहीं जीत पाएंगे। और फोर्थ जो लास्ट है वो है एम्पैथी। इसका मतलब है कि खुद को कस्टमर की जगह रखकर देखना। जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को दिल से समझते हैं तो आप उन्हें सही चीज बेच पाते हैं, सिर्फ अच्छे मतलब कि अपना फायदा ही नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारी ये जो बुक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।